आप सभी को नमस्कार। और ये भाषा विमर्श 3 हम शुरू करने जा रहे हैं। भाषा विमर्श के जो हमारे 2 भाग रहे थे, आपको मालूम ही है कि बहुत ही भारतीय भाषाओं के बारे में बहुत गहन चर्चा हुई। और जो विमर्श 2 था हमारा, वो उच्च शिक्षा और भारतीय भाषाएं पे था। अभी एक सवाल आया था कि अनिल जी बोल रहे हैं। अनिल जी अब हमारे सामने नए स्वरूप में हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी समूह की ओर से अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। लगातार हमारे समूह पे संदेशों का तांता लगा रहा, तो इसलिए मैं उसके लिए ज्यादा समय लूंगा, लेकिन हम सब की ओर से अनिल जी को बहुत बहुत बधाई। राहुल जी हमारे साथ लगातार तीनों विमर्श में हमारे साथ हैं। पहले विमर्श में थे, दूसरे विमर्श में भी थे, और जो तीसरे विमर्श का जो विषय है, वास्तव में वो बहुत व्यापक है और बहुत बहुत रुचि वाला विषय है कि भारत में व्याप्त भाषा भ्रम। वास्तव में हम लोग अनेक तरह के भ्रम पाले हुए हैं। खासकर मैं अपने बैंकिंग कैरियर में जब हमारे युवाओं से लगातार हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस में मैं बात करता था, तो उनसे पूछता था कई बार कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते होंगे। तो वो युवा लोग जो मेरे ख्याल से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई कोई भारत मानते थे, वो उनका जवाब होता था 50%, 60%। मतलब वो भारत को जानते ही नहीं। इसके अलावा एक बात और भी है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती है। खासकर जो विश्व की सर्वाधिक 30 भाषाएं जो बोली जाती है, उसमें 10 भाषाएं तो भारत की है। तो इस प्रकार ये जो हमारे भ्रम हैं, वो पूरे देश की जनता में इतने अधिक भ्रम है भारतीय भाषाओं को लेकर। और खासकर जो हमारा पिछला सत्र बालंदू जी का चल रहा था, कई लोग आज भी ये नहीं जानते हैं, भ्रम पाले हुए हैं कि हिंदी कंप्यूटर की भाषा हुई या नहीं है। कंप्यूटर पे कितने तरह के काम हम हिंदी में कर सकते हैं या भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। इस तरह के अनेक भ्रम भारतीय भाषाओं में लोगों के पास हैं। कितनी सुविधाएं, खासकर मैं जिक्र वित्तीय क्षेत्र का करूंगा कि कितनी सुविधाएं आ गई। मैं केवल एक बात बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास हमारे जितने बैंकिंग लेन देन होते हैं, उसके मोबाइल पर संदेश 11 भाषाओं में आते हैं। लेकिन ये भ्रम पालने के कारण लोगों में भी जागरूकता नहीं है। खासकर भाषा की सुविधा होने के बावजूद भाषा की मांग नहीं है। तो ये उसका एक कारण ये बहुत ज्यादा है कि लोगों में या देश की जनता में भाषा के बारे में भ्रम बहुत ज्यादा है। राहुल जी जैसे विद्वान, जिन्होंने बहुत सतही स्तर पर काम किया है, पूरे देश विदेश में घूमे हैं, जिनका संपर्क रहता है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे लिए खुशी का विषय कि इस बार विश्व हिंदी सचिवालय भी हमारे से जुड़ गया है। तो उसके महासचिव डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी भी हमारे मौजूद हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि विश्व हिंदी सचिवालय जुड़ने के कारण हम मानते हैं कि सारा विश्व हमसे जुड़ गया है और भविष्य में भी और जुड़ेगा। और जितने हमारे समूह के साथी हैं जो हमें फेसबुक पर दे रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और सीधे हम अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद हम विनोद जी को भी सुनेंगे, अनिल जी भी अपनी बात कहेंगे। तो मैं सीधे सबसे पहले आदमी राहुल जी से निवेदन करूंगा कि वे भारत में व्याप्त भाषा भ्रम, जो हमारा आज का विषय है, उस पर अपनी बात करें। श्री राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही राहुल जी। जी जी जी, अब आ रही होगी? जी बिल्कुल आ रही है जी। बहुत धन्यवाद जवाहर जी और बालेंदु और सभी लोग जो यहाँ पर हैं। मैं इस बीच उपस्थित तो लगातार रहा बालेंदु के पूरे प्रस्तुतिकरण के दौरान, लेकिन अदृश्य रहा और गूंगा भी बना रहा। तो क्योंकि मैं आजकल विंडोज़ वंचित हूँ, तो मुझे लगा कि विंडोज़ की चर्चा से मैं अभी कोई तात्कालिक लाभ नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए उसका कुछ सदुपयोग करके जो अपना विषय है उस पर कुछ और काम कर लूँ। और आज सुबह 11 बजे से यहीं बैठा हुआ हूँ मैं, वेब गोष्ठियों की कृपा से। तो मित्रों, भाषा भ्रमों की बात। भाषा भ्रम 2 तरह के हैं। एक तो भाषा वालों के भाषा भ्रम हैं, जिनमें हिंदी वालों को भी हम कह सकते हैं, और कुछ अंग्रेजी वालों के भाषा भ्रम हैं। कुछ स्थानीय भाषा भ्रम हैं, राष्ट्रीय भाषा भ्रम हैं, कुछ प्रादेशिक भाषा भ्रम हैं और कुछ वैश्विक भाषा भ्रम हैं। और ये तो बहुत अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आमतौर पर लोग सजग और सचेतन रूप से
विचार करने की ज़रूरत भी समझते नहीं हैं। उसका न तो वो सचेत प्रयोग करते हैं, न सचेत चिंतन करते हैं उसके बारे में। तो भाषिक विमर्शों में वो शामिल नहीं होते, उनसे अपरिचित रहते हैं, और ये एक सामान्य स्थिति है। इस पे आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए, न दुख प्रकट करना चाहिए। केवल ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो भाषा से जुड़े हैं किसी भी रूप में, ये उनका एक कर्तव्य है कि वो यथासंभव इन भाषा भ्रमों को, जिनको शायद भ्रम की बजाय भ्रांति कहना बेहतर होगा, इन भाषा भ्रांतियों को यथासंभव दूर करते रहें, उनको पहचाने और उनको दूर करें। कई बार हम भाषा भ्रांतियों को, इनको पहचानते भी नहीं हैं। वो एक भ्रम है या भ्रांति है, गलत फहमी है या खुश फहमी है, ये जब हमको दिखेगा तब हम उसको दूर करेंगे। लेकिन कई बार हम स्वयं भी कई भ्रांतियों के शिकार रहते हैं, और मैं भी बहुत सारी भ्रांतियों का शिकार हूँ। मैं सारे भ्रांतियाँ समझ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी सीमाएं खूब अच्छी तरह पता है, और जितना करीब जाता हूँ इस विषय के, उतना ही अपना ज्ञान और प्रकट होता जाता है। तो मैंने गिनती करनी शुरू की, लिखना शुरू किया, कुछ चीज़ें, कुछ सोचकर, अपनी चिंतन से, कुछ पढ़कर, कुछ 2-3 पुस्तकों को, कुछ देशी कुछ विदेशी को पढ़कर, और मैंने पाया कि लिखते लिखते लगभग 24-25 भाषा भ्रांतियों की सूची तो तैयार हो गई है। अब इन सब के विस्तार में तो जाने का समय हमारे पास नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी थोड़ी सी उनकी बात हो जाए या स्पर्श हो जाए। उनमें कुछ तो इतने बड़े हैं जिन पर स्वतंत्र सत्रों की जरूरत सचमुच है। तो कुछ वैश्विक भ्रम, जो सार्वभौमिक भ्रम हैं, उनमें शायद पहला यही है कि भाषा केवल एक, और इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मैं स्वयं बोल चुका हूं, इसलिए केवल दोहरा रहा हूं गिनाने के लिए। तो सबसे बड़ा और व्यापक भाषा भ्रम, भाषा भ्रांति यह है कि भाषा केवल संवाद और संप्रेषण का माध्यम है। अपनी बात कहने और समझने, कही गई बात को समझने, चाहे वो बोली गई हो या लिखी गई हो, उसका माध्यम है। ये भाषा की एक भूमिका है, लेकिन ये उसकी, मैं मानता हूँ, गौण भूमिका है। उसकी ज़्यादा बड़ी भूमिका हमारे समूचे सामूहिक, एक भाषा समूह के रूप में सामूहिक, और एक व्यक्ति के रूप में हमारे निजी चित्त का निर्माण करने की भूमिका है। भाषा और हमारी भाषा का परिवेश, जिसमें हम जन्म लेते हैं, जिसमें हम बढ़ते हैं, पढ़ते हैं और काम करते हैं और फिर जीते हैं, वो सब हमारे मन, हमारे चित्त, हमारी चेतना को निर्माण करने वाली शक्ति है, गर्भनाल है हमारी चेतना की, हमारी भाषा और यह भाषाएं। तो ये संक्षेप में पहली एक भ्रांति। दूसरी कुछ सामान्य भ्रांतियां जो हम सब, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े लोग, हमारे जिम्मेदार लोग, प्रमुख पदों पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी, उनके मुंह से अक्सर निकल जाता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, वो भारतीय संघ की राजभाषा है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बेहद बहुत बड़ा अंतर है। एक भ्रम यह है हिंदी वालों को, हिंदी चूंकि सबसे बड़ी भाषा है, आधे से ज्यादा भारत उसको समझ लेता है और बोल लेता है किसी न किसी रूप में, और हिंदी फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, हिंदी टीवी संसार बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो ये भ्रम है हिंदी वालों को सबसे ज्यादा। आवाज क्यों कम है? क्या मेरी आवाज ठीक आ रही है बाकी लोगों को? देखना ठीक आ रही है, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। आपकी आवाज ठीक है जी। तो बहुत सारे हिंदी वालों को भ्रम है कि सारा भारत और सारे भारतीय हिंदी समझते हैं, यानी हिंदी सारे भारत की भाषा है। ऐसा नहीं है। आंकड़े हमें बताते हैं, जो अंतिम जनसंख्या के आंकड़े हुए थे जनगणना के, वो 44% के आसपास की ये प्रथम भाषा है जिन्होंने उसको लोगों ने मातृभाषा बताया। और हम मान सकते हैं कि 60 से 70-75% भारतीय हिंदी समझ लेते हैं और किसी न किसी रूप में किस मात्रा तक बोल लेते हैं, लेकिन ये 100% भारतीयों की भाषा नहीं है। 100% भारतीय इसको नहीं समझते। पांचवा भ्रम है कि हिंदी, जो जनगणना में भी प्रकट होता है, कि हिंदी सारे हिंदी भाषियों की मातृभाषा है। तो हम
हम में से ज़्यादातर लोग हमारी प्रथम भाषा, मुख्य भाषा या प्रमुख भाषा और मातृभाषा के अंतर को हम नहीं समझते। औपचारिक भाषा और मातृभाषा के अंतर को नहीं समझते। यहाँ पर ज़्यादातर जितने लोग बैठे हैं जो जो भारत के हैं और या भारत में कहीं बाहर भी हैं इस समय, उनकी मातृभाषा वो हिंदी नहीं होगी अधिकांश लोगों की जो जिसमें हम बात कर रहे हैं। ये जिस औपचारिक खड़ी बोली हिंदी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, ये सबकी मातृभाषा नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि मेरी दूसरी मातृभाषा ये है, क्योंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन मैंने जब आँख खोली तो मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में हमारे परिवार में और हमारे आस पड़ोस में सब हमसे इसी हिंदी में बात करते थे। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा शुरू की, वहाँ भी यही औपचारिक हिंदी बोली जाती थी। तो अवध क्षेत्र में यानी लखनऊ में रहते हुए भी अवधी मेरे कान में उतनी नहीं पड़ी। सबसे ज़्यादा यही औपचारिक खड़ी बोली हिंदी बनी, इसलिए ये हिंदी एक तरह की मेरी दूसरी मातृभाषा है। लेकिन सबकी ऐसी स्थिति नहीं है, और मुझे अपनी बनावट में ये कमी महसूस होती है कि कोई एक भाषा मेरी मातृभाषा उस रूप में नहीं है, जैसी मैं अपने बहुत से मित्रों की पाता हूँ जो भोजपुरी के या अवधी के या मैथिली के या बजिका के या फिर पंजाबी के या मराठी की मातृभाषा में जन्म जिन्होंने लिया। उससे अंतर पड़ता है हमारी समझ में, हमारी चेतना में। अब कुछ भाषा भ्रम ऐसे हैं जो कई भाषा विद्वानों ने उनको दर्ज किया है और उनके बारे में कहा है, बात की है, लिखा है। और उसमें भी एक बड़ा, ये भी हिंदी भाषियों में बड़ा प्रचलित भ्रम है, भ्रांति है, खुशफहमी है कि उनकी हिंदी, और ये और दूसरी भाषा भाषियों में भी कई बार पाई जाती है, उनकी बांग्ला या उनकी मराठी या उनकी तमिल या उनकी कन्नड़ और अंग्रेजी वालों में तो ये है ही कि वो ये दावे भी करते हैं कि वो दूसरी भाषाओं से बेहतर है, समृद्धतर है, ज़्यादा सटीक है, यानी अंग्रेजी में जो कहेंगे प्रिसाइज है, उसमें उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बेहतर है। कुछ लोगों को भ्रम है अपने भाषा के बारे में और ये सगर्व कहते हैं कि हमारी भाषा बहुत ज़्यादा मीठी है, दूसरी भाषा उतनी मीठी नहीं। जैसे बांग्ला को भोजपुरी आप कहते हैं, आपको लगता है कि हाँ ज़्यादा मीठी है हरियाणवी की तुलना में या पंजाबी की तुलना में या कुछ और भाषाओं की तुलना में, लेकिन ये सारी तुलनाएं दरअसल निराधार हैं। जो उसमें जन्मा है, जिसकी वो मातृभाषा है, उसके लिए वही भाषा सबसे मीठी भाषा है। वैसे ही जैसे हमारी माँ की भाषा, वो कुछ भी बोलती हो सबसे मीठी बात होती है, सबसे मीठी भाषा होती है। तो ये जो तुलनाएं हम करते हैं, ये भी एक भाषिक भ्रांति को लेकर, चाहे वो अपनी भाषा को लेकर भ्रांति से, खुशफहमी से पैदा होती है। फिर सातवीं बारी आती है जिन्हें हम कई बार अपभ्रंश कहते हैं या देशज भाषाएं कहते हैं, कई बार बोलियां कह देते हैं, डायलेक्ट कह देते हैं। और हम एक भ्रांति ये रहती है कि लिखित भाषा की तुलना में ये देशज भाषाएं, ये बोलियां, उपभाषाएं, ये कुछ हीनतर हैं या कम विकसित हैं, और लिखित भाषा ज़्यादा विकसित और ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और उसी के साथ जुड़ा हुआ ये भ्रम है कि साहित्य में या भाषा के उच्चतर प्रयोगों में एक तथाकथित शुद्ध भाषा होती है और एक अशुद्ध भाषा होती है। और वो अशुद्ध भाषा यानी वो बोली है या वो देशज है या जिसमें तद्भव शब्द ज़्यादा होते हैं, तत्सम भाषा शुद्ध है। और औपचारिक क्षेत्रों में, व्यवहार क्षेत्रों में, साहित्य आदि में और बाकी जगह पर केवल तत्सम तथाकथित शुद्ध भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ये भी एक भाव कई बार मन में रहता है। ये भाषा शास्त्रीय दृष्टि से गलत है। भाषा का हर रूप अपने आप में संपूर्ण है और उसमें शुद्धि अशुद्धि, उच्चतर हीनतर निम्नतर ऐसे भेद करना भ्रम में पड़ना है। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सूची लंबी है और उसका सुनना एक बार शायद अच्छा होगा। ये भ्रम कई हिंदी भाषियों, भाषा भाषियों के दिमाग में भी है, लेकिन अंग्रेजी में जो डूबे हुए हैं, अंग्रेजी में निमग्न हैं और अब अंग्रेजी भाषी हो गए हैं, अंग्रेजी में जो निवेशित हैं और न्यस्त हैं, उनका भाव ये रहता है कि भारतीय भाषाएं
यूरोपीय या विकसित देशों की भाषाएं, जिनमें सबसे पहले जाहिर है भारत में तो अंग्रेजी ही चूंकि सबसे दुनिया की महानतम भाषा है, तो अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं हमारी अपनी भारतीय भाषाओं से ज्यादा विकसित हैं कि विज्ञान, तकनीक, ज्ञान के जो और क्षेत्र हैं उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। हमारी भाषाएं उतनी तैयार नहीं हैं, उनकी अभिव्यक्ति क्षमताएं अंग्रेजी या दूसरी विदेशी विकसित देशों की भाषाओं की तुलना में कम हैं। हमारे पास शब्द कम हैं, शब्दावलियां कम हैं, अभिव्यक्तियां कम हैं। उच्च शिक्षा, शोध आदि के लिए हमारी भाषाएं अनुपयुक्त हैं या विदेशी भाषाओं से कम उपयुक्त हैं। फिर भ्रम है, और ये बड़ा व्यापक भ्रम है और इस पर बहस की गुंजाइश है। मैं ये पहले ही कह रहा हूँ क्योंकि इस पर सबकी, मेरी भी अलग राय कुछ हो सकती है, लेकिन ये कुछ बड़े लोगों ने कही है बात कि एक भ्रांति, जिसको वो भ्रांति कह रहे हैं, एक ये है हमारे मन का भाव कि जब तक हम अपनी भाषा में तकनीकी पारिभाषिक शब्द गढ़ नहीं लेते, जब तक हम पाठ्यपुस्तकें तैयार कर नहीं लेते, तब तक हम विज्ञान और ज्ञान, तकनीक और इस तरह के जो उच्चतर ज्ञान क्षेत्र हैं इनको नहीं पढ़ा सकते। यानी हमारी भाषाएं जब तक उनके पास ये सब ना हो, और तुलना हमेशा अंग्रेजी से होती है, तब तक हमें उच्च शिक्षा में हमारी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं हो सकता और ना करना चाहिए। एक ये भाव रहता है। लेकिन भाषाविद मानते हैं, ज़्यादातर भाषाविद, कि ऐसा नहीं है। भाषा की क्षमता, भाषा की शक्ति सिर्फ उसके प्रयोग में है। प्रयोग करेंगे तो भाषा में, हर भाषा में दुनिया की हर वो शक्ति और क्षमता आ जाएगी जो संसार की तथाकथित उच्चतम और सबसे विकसित भाषा में होती है। मूल बात प्रयोग है। कई बार हम अपनी भाषा को अनुपयुक्त मानकर जब उसका इस्तेमाल इन क्षेत्रों में नहीं करते, तो दरअसल हम अपनी भाषा की क्षमताओं को, उसके हाथ पैर को काट रहे हैं, उसके पंखों को काट रहे हैं और उसकी क्षमताओं को कुंठित कर रहे हैं। उसकी क्षमताएं और भाषा का विकास केवल नए नए क्षेत्रों में और सभी क्षेत्रों में उसके बेधड़क शुद्धता अशुद्धता की चिंता किए बिना उसके खुले और भरपूर आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल से होता है, और कोई विकास का, विकसित करने का और कोई जरिया नहीं। एक बहुत व्यापक भ्रम सारे भारत में व्याप्त है, वो है कि संस्कृत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है। हो सकता है यहाँ कुछ लोगों को ये बात अटपटी लगे या वो इससे असहमत हों, लेकिन आप थोड़ी सा भी शोध करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। पिछली बार मुझे याद है अतुल जी ने भी ये बात कही थी। तो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से, और सारे भाषा शास्त्री जो हमें बताते हैं, जो पुस्तकें हमें बताती हैं, जो अद्यतन ज्ञान बताता है कि भारत में 4 या 5 भाषा परिवार हैं, जिनमें इंडो यूरोपियन या आर्य भारोपीय भाषाएं, भारत और यूरोपीय भारोपीय भाषाएं, ये सबसे बड़ा परिवार है। हिंदी, मराठी, बांग्ला, ये सब उसमें आती हैं। लेकिन एक द्रविड़ परिवार है जो अलग है वो, और ये पुराना झगड़ा जो एक तमिल और संस्कृत के बीच में है, या दक्षिण भारत की भाषाओं और संस्कृत, हिंदी आदि के बीच में रहता है, उसका एक कारण ये भी है कि तमिल मानते हैं कि उनकी भाषा संस्कृत से भी ज़्यादा प्राचीन है और संस्कृत के समांतर उसका विकास हुआ है। अब भाषा की उम्र एक इतना जटिल विषय है, जैसे संस्कृतियों की उम्र या पुराने ग्रंथों, कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया, ये सारे बहुत जटिल प्रश्न हैं इतिहास के, और इन पर शोध निरंतर चलती रहती है और कई बार परिणाम और निष्कर्ष भी बदलते रहते हैं। लेकिन और एक जैसे उत्तर पूर्व का हमारा पूरा परिवार है, भाषा परिवार है, जिसमें हमारी उत्तर पूर्व की आदिवासी भाषाएं आती हैं, वो हमारे भारोपीय भाषा परिवार के से नहीं आती। वो एक अलग भाषा परिवार है, उसमें ऑस्ट्रिक भाषाएं भी हैं, जो कहीं ऑस्ट्रेलिया और उधर की भाषाओं का प्रभाव वहाँ पर आया है, आप पाएंगे। जैसे भारत के मध्य भारत में भी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी कई जो आदिवासी भाषाएं हैं, उनका संस्कृत से और भारोपीय भाषा से सीधा संबंध नहीं दिखता। उसमें कई बार भारत से बाहर की भाषाओं के अंश और प्रभाव पाए जाते हैं। तो
संस्कृत सारी भारतीय भाषाओं की जननी नहीं है, सबसे बड़ी भाषाओं की जननी है, ये बात सही है। एक भाव ये है, और अब ये हमारे आधुनिक और अंग्रेजी सन्नद्ध लोगों के दिमाग में ये रहता है, एक भाव रहता है कि भारत की भाषिक विविधता एक समस्या है, और उनके मन में ये भी रहता है कि देखिए भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं तो वो एक दूसरे से कैसे बात करेंगी, ये एक समस्या है, हमको बांटती है, हमको विभाजित करती है। लेकिन उनके दिमाग में ये रहता है कि देखिए रूस की जब हम बात करते हैं, या हम चीन की बात करते हैं, या हम अफ्रीका की बात करते हैं, हम जापान की बात करते हैं, या बड़े देशों की बात करते हैं, कि वहाँ तो एक ही भाषा है। चीन में केवल मैंडारिन है, रूसी गणतंत्र की भाषा थी, यूएसएसआर की भाषा थी, अब रूस की भाषा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एक ही भाषा है। दरअसल स्थिति ये नहीं है। चीन में कम से कम 200 प्रमुख भाषाएं हैं जिनकी गिनती हो चुकी है, उनके प्रभाव क्षेत्र बाकायदा दर्ज हो चुके हैं, उपलब्ध हैं, उन पर शोध होता है। लेकिन रूस में 3 से भी ज्यादा भाषाएं हैं। पुराना रूस जो था उसमें तो बहुत ज्यादा भाषाएं थी, लेकिन आज का जो रूस है, जो अब संयुक्त नहीं रहा, इसके अलग अलग देश हो गए, उसमें भी लगभग 100 से ज्यादा भाषाएं हैं। वैसे ही जैसे अपने भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं। पापुआ न्यू गिनी, जिसको इसमें सबसे ज्यादा भाषिक विविधता का देश कहा जाता है, एक छोटा सा द्वीपों का समूह है जहाँ सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, और हर कबीले की अपनी एक भाषा है। एक ऐसी स्थिति है जो आपको हमारे भारत के उत्तर पूर्व में भी दिखती है, जहाँ उत्तर पूर्व की आबादी तो हमारे देश की शायद 5% से ज्यादा की नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर 300 के आसपास भाषाएं हैं। तो ये जो भाषिक विविधता है, ये केवल भारत में ही नहीं है, सारे बड़े देशों में, बड़े क्या छोटे देशों में भी कई भाषाएं होती हैं। लगभग सभी देश बहुभाषी हैं। उन्होंने अपनी, जिसको लैंग्वेज प्लानिंग कहते हैं, यानी भाषा की जो आयोजना की, वहाँ नए राष्ट्र राज्य जब बने, उन्होंने जब अपनी राष्ट्रभाषा या राजभाषा या औपचारिक भाषा इनको तय किया और एक नया पूरी भाषा नीति बनाई, उसके अलग अलग परिणाम, अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती। तो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक अंग्रेजी वालों का तर्क ये रहता है कि, और ये तर्क सबसे पहले पेरियार ने दिया था, उसके बाद करुणानिधि जी ये तर्क देते रहे। उससे पहले जो तमिल अलगाववाद या भाषिक अलगाववाद और हिंदी विरोध शुरू हुआ, उसका एक आधार ये तर्क था कि अंग्रेजी, और आज भी कई लोग इसको मानते हैं, कि अंग्रेजी एक न्यूट्रल भाषा है, एक तटस्थ भाषा है, और इसलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी एक भारतीय भाषा को दूसरी भाषा से ज्यादा शक्तिशाली और वर्चस्ववान नहीं बनाती। और उनका कहना था, और आज भी ये कहना है, आज भी हिंदी का जो विरोध हो रहा है दूसरे राज्यों में दूसरी भाषाओं के द्वारा, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो कहा और लिखा जा रहा है वो ये कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से दूसरी भाषाएं शक्तिहीन होंगी, कमजोर होंगी और गौण हो जाएंगी, कि वो द्वितीयक दर्जे की हो जाएंगी। और अंग्रेजी, और इसमें अन्नादुरई, हाँ मैं नाम याद कर रहा था, कि पेरियार के शिष्य हुए अन्नादुरई, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हुए तमिलनाडु के, उन्होंने ये तर्क दिया था कि अंग्रेजी सबसे बराबर की दूरी रखती है, इट इज इक्वी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरी इंडियन लैंग्वेज, यानी वो किसी को भी ना तो कोई विशेषाधिकार देगी भारतीय भाषा को, ना किसी को नुकसान पहुंचाएगी, सबको बराबर नुकसान पहुंचाएगी, किसी एक भाषा को ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली नहीं बनाएगी। इसलिए वो हमें स्वीकार्य है। हम हिंदी को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उससे हिंदी वालों का पूरे देश पर, हमारे ऊपर शासन हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा। तो ये एक इतना व्यापक, गहरा और खराब, निराधार तर्क है, अंग्रेजी को न्यूट्रल मानना, उसको तटस्थ मानना। जो ये लोग कहते हैं वो भाषा के प्रभाव को, भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रभावों को नहीं समझते, कि वो भाषा को केवल एक यंत्र की भांति देखते हैं, केवल एक औजार की भांति देखते हैं। उपयोगिता मूलक दृष्टि और समझ है उनकी भाषा के बारे में। भाषा को जो व्यापक प्रभाव क्षेत्र है, जो व्यापक संदर्भ है,
विशेष तौर पर भारत में भाषाओं की आज की स्थिति के पीछे जो हमारा उपनिवेश बने रहना 2 साल कर रहा है, हमारा जो औपनिवेशिक अनुभव था, जो भाषिक साम्राज्यवाद जिसके हम कैद हुए और आज भी बने हुए हैं, ये उपनिवेशवाद, ये भाषिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक साम्राज्यवाद हमें दिखता नहीं, ये उनको दिखता नहीं और उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये हिंदी वालों को भी अब इसके बाद के जो भ्रम हैं वो ज्यादातर उस वर्ग के हैं जो इस समय सबसे प्रभावी वर्ग है और जिसके कारण सारी भाषाओं वाले लोग अपने को कमतर महसूस करते हैं। सारी भाषाएं जिनके कारण पिछड़ रही हैं, कमज़ोर हो रही हैं, यानी अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी के माध्यम से शक्ति और प्रभाव और प्रभुत्व के सभी क्षेत्रों में बैठा हुआ हमारा उच्च वर्ग, जो जैसा अभी जवाहर जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों के, खासतौर पे बड़े शहरों में रहने वाले युवाओं के मन में और बड़े लोगों के दिमागों में भी ये भ्रम है कि 50% लोग भारत में अंग्रेज़ी जानते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये संख्या अधिक से अधिक 10 से 12% हो सकती है। और एक मैंने पूरी मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, किस तरह इस 130-135 करोड़ के देश में लगभग 14 से 15 करोड़ लोग हैं जो अंग्रेजी EF इंग्लिश कंफर्टेबल, आपको अगर कुछ लोग रहे हो उनको याद हो मैंने कहा था, यानी वो अंग्रेजी में ठीक ठाक काम कर लेते हैं, उनको अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं होती, उसमें सुविधापूर्वक वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। वो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी उनकी प्रथम भाषा है, ऐसा नहीं हो सकता। भले वो समझते हो कि वो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, ऐसे भ्रम बहुत सारे लोगों को है। तो इस वर्ग ने जो कई भाषा भ्रांतियां पाली हुई हैं और जिनको हम में से अधिकांश लोगों ने आत्मसात कर लिया है अवचेतन रूप से, अब मैं थोड़ी उनकी बात करता हूं। जैसे कि पूरे देश ने ये अटल रूप से मान लिया है और एक राष्ट्रव्यापी मूर्खता को आत्मसात कर लिया है कि अंग्रेजी ही भारत के आधुनिक भारत के निर्माण की, उसके उद्धार की एकमात्र भाषा है, कि अगर हमारे बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी नहीं मिली तो वो पिछड़ जाएंगे, कि वो इस भौतिक दौड़ में पीछे हो जाएंगे, कि गाड़ी छूट जाएगी, कि अंग्रेजी वाले बाकी लोग उनसे आगे निकल जाएंगे। ये भी भ्रम है उनके मन में कि सारा संसार अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी में काम करता है, कि अंग्रेजी ही सार्वभौमिक वैश्विक भाषा है। और यहाँ तो सब बाहर के लोग भी बैठे हुए हैं, बाहर रहने वाले भारतीय बैठे हुए हैं हमारे में, तो वो जानते हैं कि 5 देशों के अलावा अंग्रेजी कहीं की मातृभाषा नहीं है। उनमें भी केवल यूके ये दावा कर सकता है कि अंग्रेजी वहाँ की मातृभाषा है, हालांकि वहाँ की आज की अंग्रेजी ने भी वहाँ की वेल्श को और केल्टिक को और आयरिश को दबाया है और वो एक अलग भाषा, वहाँ पर संघर्ष आज भी चल रहे हैं। बाकी देशों में तो अंग्रेजी आज जहाँ लगभग 70-75 देशों में वो राजभाषा या प्रशासन की भाषा है, कई जगह राष्ट्रभाषा भी है, उन सब जगह अंग्रेजी स्थानीय भाषाओं का संहार कर पहुंची है और स्थापित हुई। और मैं आगे बात करूंगा, आपको एक पुस्तक दिखाना चाहता हूं। ये इतनी मोटी पुस्तक है, अद्भुत पुस्तक है। इसका शीर्षक है लिंग्विस्टिक जेनोसाइड इन एजुकेशन और वर्ल्ड वाइड डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ये एक अद्भुत जोड़ी है पति पत्नी की। ये दोनों विलक्षण भाषाविद हैं। पत्नी है, इसकी लेखिका हैं टोव स्कुटनाब कांगस और रॉबर्ट स्टीवेंसन। और लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म कंटिन्यूड, इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपार साहित्य का निर्माण किया है, किताबें लिखी हैं, अध्ययन किए हैं, लेख लिखे हैं, उसकी गिनती भी बहुत बड़ी। लिंग्विस्टिक जेनोसाइड, तो आज ये जो अंग्रेजी हमें विश्व की भाषा बनी हुई दिख रही है, उसके पीछे और अंग्रेजी जैसी जो दूसरी औपनिवेशिक भाषाएं हुई हैं, फ्रेंच, स्पेनिश और बाकी कुछ और भाषाएं,
ये भाषिक नरसंहार के आधार और उसकी नींव पर, यानी ये लोगों की भाषिक और पूरी बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में बहाए गए खून के आधार पर ये सारी इमारत खड़ी हुई। ये याद रखना जरूरी है। इन्होंने महाद्वीपों में करोड़ों अरबों लोगों को अपनी भाषा से, अपनी जड़ों से, अपने आत्मबोध से, अपने आत्मसम्मान से, अपनी संस्कृति से काटा है, अलग किया है, उनको हर दृष्टि से गरीब बनाया है, आर्थिक रूप से तो नष्ट किया ही है। भारत भी उनमें से एक है। अफ्रीका में जो हुआ है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में, कनाडा में जहाँ पर कबीले रहते थे, और पूरा अमेरिका जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, वहाँ पर भी जो भाषिक संहार हुआ है उसकी कहानी अलग है। उसको जिनकी रुचि है वो पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये तथाकथित वैश्विक अंग्रेजी के बारे में अब हम सब लोगों ने भारत में मान लिया है। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है वो ये कि अंग्रेजी अटल रूप से अनिवार्य है, और चूंकि वो अकेली भाषा है आगे बढ़ने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, इसलिए जल्दी से जल्दी उसका बच्चों को उसको पढ़ाना चाहिए। और इसके बारे में स्कुटनाटोब ने, इन्होंने 5 भ्रांतियों को चिन्हित किया है। मैं उनको पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी में है तो वो उसमें हिंदी भी कर लेंगे। पहली है द मोनोलिंगुअल फैलेसी, यानी एक भाषिता की भ्रांति। वो ये है कि एक भाषी होना बेहतर है बहुभाषी होने से, कि एक भाषिता एक देश को एक करती है, एकता बढ़ाती है, कि एक भाषिता ज़्यादा सुविधाजनक होती है, कि सब लोग एक भाषी हो जाएं तो प्रशासन आसान हो जाएगा, व्यापार आसान हो जाएगा, शिक्षा आसान हो जाएगी, और सारे काम, जिंदगी भी आसान हो जाएगी। तो ये है एक भाषिता की भ्रांति, दी मोनोलिंगुअल फैलेसी। दूसरी है द नेटिव स्पीकर फैलेसी, यानी, और ये उन जगहों पर, उन देशों में ये है जहाँ पर ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL, ये पूरे वैश्विक कार्यक्रम चलते हैं, ब्रिटिश काउंसिल इसको बेचता है, या इंग्लिश, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इसको टेसोल भी कहते हैं, ESL भी कहते हैं, कि अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मूल अंग्रेजी यानी नेटिव स्पीकर्स उसको पढ़ाएं। वो सबसे अच्छे अंग्रेजी के शिक्षक हो सकते हैं। ये है द नेटिव स्पीकर फैलेसी। ये दूसरी औपनिवेशिक भाषाओं के लिए भी लागू होती है। तीसरी है द अर्ली स्टार्ट फैलेसी, यानी शीघ्र आरंभ की भ्रांति, कि अंग्रेजी सिखानी है तो जल्दी से जल्दी बच्चे को सिखाना शुरू कर दो, यानी उसको नर्सरी से सिखाना शुरू कर दो, उसको बिल्कुल संभव हो तो बिल्कुल आंख खोलते ही अंग्रेजी के माहौल में डाल दो, अंग्रेजी के प्ले स्कूल में डाल दो। आजकल प्ले स्कूल चल गए हैं, नर्सरी से भी पहले बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र में माँ बाप अब प्ले स्कूल भेज देते हैं अपने बच्चों को। उसके कारण कई हैं, लेकिन वहाँ भी। और उसके पीछे एक भ्रांति ये भी रहती है कि बच्चा अभी से अंग्रेजी के माहौल में अगर पलने और बड़ा होने लगेगा तो वो अंग्रेजी बेहतर सीखेगा। ये भी एक भ्रांति है, और इस सब के ऊपर सारे शोध हुए हैं, और इन भ्रांतियों को निर्मूल और निराधार साबित किया जाता है। चौथी भ्रांति है द मैक्सिमम एक्सपोजर फैलेसी, यानी पहली वाली में वो शामिल है कि बच्चे को अधिक से अधिक एक्सपोजर दो अगर अंग्रेजी का, तो वो अंग्रेजी बेहतर सीखेगा और जल्दी सीखेगा। एक्सपोजर के लिए मुझे कोई हिंदी शब्द नहीं मिला, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको हम प्रभाव कह सकते हैं, यानी उसको अधिक से अधिक, अधिकतम अंग्रेजी प्रभाव की जगह पे डाल दो, प्रभाव क्षेत्र में डाल दो, तो वो अंग्रेजी जल्दी और बेहतर सीखेगा। और पांचवी जो उन्होंने लिखी है वो है द सब्ट्रैक्टिव फैलेसी, यानी ह्रास भ्रांति। वो ये है कि अगर अच्छी अंग्रेजी सिखाना है बच्चों को तो दूसरी भाषाओं को ना सिखाओ, दूसरी भाषाएं भी अगर उसको साथ साथ सिखाई जाएंगी तो फिर अंग्रेजी ठीक से नहीं सीख पाएगा, अंग्रेजी सीखने में उसको नुकसान होगा। इसको सब्ट्रैक्टिव फैलेसी वो कह रहे हैं, यानी अंग्रेजी सीखने की क्षमता में ह्रास होगा यदि उसको साथ साथ दूसरी भाषाएं भी सिखाई जाती हैं या वो दूसरी भाषाओं के वातावरण में रहता है। एक भ्रम हिंदी वालों में बहुत रहता है, इस पर पिछली बार हमने चर्चा की कि कोई शब्द या भाषा कोई कठिन या सरल होती है। ये
अंग्रेजी वालों के दिमाग में तो है ही हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए, हिंदी वालों के दिमाग में भी ये बैठा हुआ है कि अंग्रेजी हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं, विशेष तौर पर पारिभाषिक शब्द, मैं पाता हूँ आज तक उस पर बड़े बड़े समझदार लोग, सुपठित लोग बहस करते हैं कि पारिभाषिक शब्दों से बचना चाहिए, यथासंभव पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर ये एक ऐसी बात है कि अब क्या कहूँ मैं, क्योंकि एक समस्या ये है कि अगर हम हिंदी में ही हमने सारा जीवन बिताया है, हिंदी में ही हम जीते हैं, उसी में काम करते हैं, तो हम दूसरी भाषा से वंचित रह जाते हैं। तो एक भाषिता दरअसल अभिशाप ज़्यादा है, बहुभाषिता वरदान है। और जब हम बहुभाषी होते हैं या दूसरी भाषा से हमारा अच्छा स्पर्श और समझ होती है, संपर्क होता है, तो हमें फिर एक तुलना करने का अवसर मिलता है। तब हमें दिखने लगता है कि दूसरी भाषा वाले भी, उनके भाव में और हमारे भाव में, उनके भाषा व्यवहार में हमारे भाषा व्यवहार में अंतर क्या, हमारी मानसिकता में अंतर क्या। तो मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कह देता हूं कि आप इंग्लैंड में पैदा हुए किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पद्मेश जी हैं जो ऑक्सफोर्ड कहीं, उनके पीछे का दृश्य इतना सुंदर दिखता है जब खिड़की के सामने बैठते हैं, तो ऑक्सफोर्ड में हैं। ऑक्सफोर्ड के किसी इंग्लिश लिटरेचर के डॉन को या किसी हिस्ट्री के डॉन को, यानी प्रोफेसर को, पद्मेश जी अगर ये कहा जाए कि आप कृपया यूके के बजट का एक अध्याय समझा दीजिए या 2 पन्ने समझा दीजिए, तो क्या वो समझा लेगा? दोनों की भाषा तो हिंदी अंग्रेजी होगी। या किसी एक वकील को अंग्रेजी में लिखी हुई मेडिकल साइंस की किताब दे दी जाए या फिजिक्स की किताब दे दी जाए, या मेरे जैसे व्यक्ति को अगर केमिस्ट्री की किताब दे दी जाए या कानून की किताब दे दी जाए, इंजीनियरिंग की किताब दे दी जाए, इंजीनियर को साहित्य की किताब दे दी जाए, आलोचना की किताब दे दी जाए, भाषा उसकी एक ही होगी, क्या वो समझ लेंगे? तो हम फिर ऐसा जब कहीं किसी भाषा में नहीं होता, हर भाषा में उच्चतर क्षेत्र प्रयुक्तियों में, प्रयुक्ति क्षेत्रों में उसके अपने पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। इसके बगैर न तो शिक्षा संभव है, न शोध संभव है, न चिंतन संभव है, न विमर्श संभव है। एक ही शब्द, एक है फोर्स, एक है स्ट्रेंथ, एक है इम्पैक्ट, ये अलग अलग शब्द हैं। इनके लिए एक ही शब्द से अंग्रेजी में भी काम नहीं चलता। फाइनेंस अलग है, इकोनॉमिक अलग है, फिड्यूशरी अलग है, 3 शब्द हैं, मिलते जुलते हैं, एक शब्द से काम नहीं चलेगा। तो हिंदी में कैसे, क्यों चलना चाहिए? तो जब हम विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर तो एक चीज के लिए एक शब्द चाहिए, वही पारिभाषिक शब्द है। जहां बल लगेगा तो बल लगेगा, वहां शक्ति नहीं लगेगी। जहां घनत्व लगेगा, जहां मात्रा लगेगी, वहां आकार नहीं लगेगा। तो ये इतनी बुनियादी बात है, लेकिन हमारे लोगों के दिमाग में अभी भी पारिभाषिक शब्दों को लेकर हिंदी के एक ऐसी भ्रांति है कि हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की जरूरत नहीं है, और 8.5 लाख पारिभाषिक शब्द बने हुए शब्दकोशों में रखे हैं और धूल खा रहे हैं, और उनका कोई इस्तेमाल नहीं करते। हमें अंग्रेजी के ऐसे शब्द लेना मंजूर है जिनको हम नहीं समझते, जो बोलने में भी कठिन है हमारे लिए। अंग्रेजी को, फ्रेंच को, उनको लैटिन और ग्रीक से भाषा शब्द लेने में कोई समस्या नहीं हुई। सारी अंग्रेजी की तकनीकी शब्दावली, विज्ञान की शब्दावली ग्रीक और लैटिन से ली हुई है, अंग्रेजी नहीं है। लेकिन हमें संस्कृत से समस्या है। हम संस्कृत से, जो हमारे जो सबसे बड़ा ज्ञान कोश और भाषा कोश हमारे पास है, शब्दकोश हमारे पास है, हमें उससे समस्या है कि साहब संस्कृत निष्ठ भाषा, यानी वो कुछ गड़बड़ है। ये एक भ्रम है। अब इस पर एक अलग से पूरी बात करेंगे। एक भ्रांति यह है कि भाषा बदलने से क्या होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम तो वही रहते हैं। बातचीत के लिए, कुछ कामों के लिए हम अंग्रेजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम घर में तो जी अपनी हिंदी ही बोलते हैं, घर में तो हम भोजपुरी बोलते हैं या अवधी बोलते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या यह है, जिसका जिक्र पिछली बार हुआ था, कि भाषाओं का एक महत्व क्रम होता है, एक व्यवहार क्रम होता है। हमारा भाषा का व्यवहार क्रम उनके महत्व क्रम को निर्धारित करता है।
अगर हम ज्ञान के, शक्ति के, प्रतिष्ठा के औपचारिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, व्यवहार क्षेत्रों में जिस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो भाषा धीरे धीरे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती जाती है और वो दूसरों को भी दिखती है और उसका प्रभाव पड़ता है। तो भाषा व्यवहार के क्षेत्र बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इन पर पिछली बार मैंने बात की थी। और हम पाते हैं कि हिंदी अब धीरे धीरे सिमट कर आपसी हल्की फुल्की बातचीत की, फिल्मों की, मनोरंजन की, गीत संगीत की और साहित्य की भाषा ही बनती जा रही है। वो अब अर्थशास्त्र की, भौतिकी की, रसायन शास्त्र की, सुरक्षा विमर्श की, इनकी भाषा नहीं रही, वो उच्च शिक्षा की नहीं रही है। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो छोटी होती होती सिकुड़ती सिकुड़ती लगभग अदृश्य हो गई है और एक बहुत छोटे से वर्ग में वो रह जाएगी अगर ऐसे ही चला। तो भाषा बदलने से एक ही व्यक्ति जब एक ही कई भाषाओं का अलग अलग संदर्भों में और रूपों में और जगहों पर प्रयोग करता है, तो उससे भाषा की स्थिति और उसके भविष्य पर पड़ता है, उसका अंतर पड़ता है और उसकी अपनी चेतना और चित्त पर भी उसका असर पड़ता है। और धीरे धीरे भाव ये बढ़ जाता है कि हम जैसे जो बन गया है कि हिंदी हमारी साहित्य की, हमारे घर की, हमारी भावनाओं की भाषा है, कविता की भाषा है, लेकिन हिंदी विज्ञान की भाषा नहीं है। ये हिंदी वालों का बना हुआ भाव है उनके मन में बैठा हुआ कि वो ज्ञान की भाषा नहीं, कि वो तकनीक की भाषा नहीं। भाषा बदलने से सब कुछ बदल जाता है, हम बदल जाते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बच्चे बदल रहे हैं और उसी से जुड़ा हुआ ये है कि भाषा यानी साहित्य, उस पर मैं और बात नहीं करूँगा। और उसी से जुड़ा हुआ है कि भाषा विकास का मतलब है उसमें अधिक से अधिक साहित्य का लिखा जाना। और साहित्यकार तो यही समझते हैं कि साहित्य निर्माण करके, साहित्य रचकर ही वो अपनी भाषा का विकास कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। काश ऐसा होता, लेकिन वो हिंदी साहित्य की मात्रा में और उसके आकार में तो जरूर वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन हिंदी का कोई विकास नहीं कर रहे साहित्य के क्षेत्र से बाहर। और भविष्य निर्माण साहित्य से नहीं होता, भविष्य निर्माण ज्ञान से और ज्ञान भाषा से होता है। दुर्भाग्य से वो हमारा हिंदी का सबसे कमजोर पक्ष है। एक पहले ये कर लेते, एक बहुत अनकहा सा भ्रम और भ्रांति और भाव हमारे मन में बैठा हुआ है भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर, कि भारतीय संस्कृति तो कितनी महान है, अजर है, अमर है, सनातन है, अनादि है, कि अद्भुत है। अनादि का मतलब यानी जिसकी कोई आदि ही नहीं है, यानी वो स्वयंभू है। जब ये सृष्टि बनी तो भारतीय संस्कृति इसी रूप में थी उस समय मौजूद। जब हम संस्कृति को अनादि कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है, जब अजर अमर कहते हैं तो उसका ये मतलब होता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ और कई बार भारतीय संस्कृति से पहले भी जो सभ्यताएं, संस्कृतियां दुनिया में आई, वो उनमें से कई आज नहीं है, वो नष्ट हो गई। वो अपने अपने समय की बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्ञानवान, बहुत शक्ति संपन्न भाषाएं थी। जिन्होंने पेरू में चीज़ें देखी हैं, जिन्होंने मिस्र के पिरामिड देखे हैं, जो सभ्यता मिस्र के पिरामिड जैसी चीज़ें बना सकती थी, जिन्होंने मेसोपोटामिया और यूफ्रेट्स और उधर इराक के पुराने भग्नावशेष देखे हैं, माची पिछू देखा है, वो देखें, वो जानते हैं, समझ सकते हैं कि वो कितनी उन्नत, वैज्ञानिक रूप से उन्नत संस्कृतियां थी, वो नष्ट हो गई। तो हम उतने अजर अमर शायद नहीं हैं, ईश्वर करे हों, लेकिन हम अनादि तो नहीं हैं। हमारी एक क्रमिक विकास हुआ है हमारी संस्कृति का, और जब क्रमिक विकास होता है तो क्रमिक ह्रास भी होता है। हम भी सृष्टि के इस क्रमिक विकास और ह्रास के क्रम से मुक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भाव महत्वपूर्ण है। ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जब हम समझेंगे तो हम खोजेंगे कि अपनी संस्कृति को बचाने के उसके स्तंभ क्या हैं, हमारी संस्कृति किन खंभों पर टिकी है। और जो सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा खंभा है हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, वो हमारी भाषाएं हैं। भारतीय संस्कृति से भारतीय भाषाएं
और उनमें जो कुछ भी पिछले 6-7 हजार साल में रचा गया है, जो हमारे संपूर्ण वांग्मय है, सारी भाषाओं को मिलाकर, जो वाचिक वांग्मय है वो भी और जो लिखित वांग्मय है वो भी, उन सब को हम निकाल दें। उसमें ललित कलाएं, हमारी रूपंकर कलाएं, ये सब उस वांग्मय में शामिल हैं। इनको हम निकाल दें तो शून्य बचेगा भारतीय संस्कृति के नाम पर। और अगर ये भाषाएं कमजोर होंगी जैसी कि वो हो रही हैं, तो फिर भारतीय संस्कृति नहीं बच सकती। तो ये जो संकट का एहसास है, ये तब तक नहीं दूर होगा और हम उसको बचाने के लिए सक्रिय नहीं होंगे जब तक हम भाषा और संस्कृति के इस अटूट अन्योन्याश्रित संबंध को नहीं समझेंगे। भाषा है तभी संस्कृति बचेगी, बिना भाषा के संस्कृति नहीं बच सकती, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोगों को, इसलिए कई बार लोगों को ये रहता है कि भाई अगर हमने अंग्रेजी काम चलाऊ भाषा के रूप में, रोजगार की भाषा के रूप में, करियर की भाषा के रूप में अपना भी ली क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई है, तो भी हमारी भारतीय संस्कृति को कुछ नहीं होने वाला, कि वो अक्षुण्ण है, अनादि है, अजर है और वो हमेशा रहने वाली है और इसी रूप में रहेगी। इसी रूप में तो वो 200 साल पहले भी नहीं थी, 1000 साल पहले भी नहीं थी। लेकिन हम अपने ग्रंथों को भी अनादि मानते हैं कि वो हमेशा थे, स्वयंभू थे, सृष्टि के साथ ही प्रकट हुए थे। ये भी अवैज्ञानिक दृष्टि है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं इसलिए ऐसा मानते हैं। तो ये दोनों का संबंध समझना जरूरी है और तब हम भाषा को बचाने के महत्व को समझेंगे। अंग्रेजी वालों में एक बहुत व्याप्त गहरा भ्रम है कि अंग्रेजी भारत को एक करने वाली भाषा बन गई है। क्योंकि वो एक तटस्थ भाषा है, इसलिए भी और ये शहरी जो बड़े शहरों में रहने वाले अंग्रेजी दान लोग हैं, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है अनकहा भाव अवचेतन में कि सारे देश में अंग्रेजी समझ ली जाती है कि आप अंग्रेजी अगर आपके पास है तो आप पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं और आपका काम चल जाएगा, आप अपना काम कर सकते हैं। यह बात सिर्फ 5 से 10% भारत के लिए संभव है और सही है। ये उस 10% के प्रभु वर्ग तक सीमित है जो अपना अधिकांश काम अंग्रेजी में करता है, जिसको अंग्रेजी जो इंग्लिश कंफर्टेबल है, अंग्रेजी ठीक ठाक जानता है। 90% भारत में आपका अंग्रेजी से काम नहीं चल सकता, लेकिन ये अंग्रेजी वालों के दिमाग में ये बैठी हुई है कि बाकी सारी भाषाओं का आपस में विरोध है और जो तमिल या दूसरी भाषाओं से हिंदी विरोध होता है उसको वो अपने प्रमाण के रूप में मानते हैं कि देखिए अंग्रेजी का कहीं कोई विरोध नहीं है, हिंदी का विरोध करते हैं। इससे हिंदी विरोध ज़्यादा प्रबल होता है, इससे हिंदी के विरोध करने वालों को भी बल मिलता है और अंग्रेजी को बढ़ाने वालों को भी बल मिलता है, और कुल मिलाकर नुकसान हिंदी का और भारतीय भाषाओं का होता है। और हिंदी वाले हम सब मिलाकर कुल मिलाकर दूसरी भाषा भाषियों को ये नहीं समझा पाए हैं कि हिंदी के साथ रहेंगे तो वो भी बचेंगे, कि हिंदी जिस दिन खत्म हो गई या कमज़ोर हो गई तो उनकी भाषाएं भी नहीं बचेंगी, वो भी कमज़ोर होंगी और जाएंगी। हम ये उनको नहीं समझा पाए और अब एक नई तरह की आधुनिक द्विभाषिकता बन रही है लोगों के दिमाग में कि उनकी अपनी भाषा और अंग्रेजी, इसके अलावा उनको तीसरी भाषा नहीं चाहिए, उनको कोई संपर्क भाषा नहीं चाहिए। एक इसी के साथ अंतिम कह लें भ्रांति है जिसको दुनिया भर में भी काफी लोग मानते हैं कि ये जो सृष्टि का क्रम है और जो सृष्टि के या मनुष्यता के विकास का क्रम है, इसमें कुछ जातियों का, प्रजातियों का, कुछ जीवों का, प्राणियों का मरना और विलुप्त हो जाना अवश्यंभावी है और अपरिहार्य है। उसी तरह से कुछ कमजोर या छोटी भाषाओं का लुप्त हो जाना, मर जाना, यह भी अवश्यंभावी और अपरिहार्य है और ऐसा होगा ही। और धीरे धीरे सारी दुनिया एक भाषिता की ओर या कुछ चुनी हुई भाषाओं के एक छत्र साम्राज्य की ओर बढ़ रही है, और उसमें जैसे बहुत सारी स्थानीय चीजें हमारी चली गई, रोज नष्ट हो रही हैं, वैसे ही हमारी भाषाएं भी जाएंगी ही। तो अब उसको लेके हम क्यों हाय तौबा करें,
क्यों क्यों परेशान हो। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि सारी दुनिया अंग्रेजीमय हो रही है, कि अंग्रेजी ही वैश्विक और कल की विश्व भाषा है, आज भी विश्व भाषा है। इसलिए हमें उसको स्वीकार करके, उसको अपना कर, उसको सीख कर ठीक से अभी से तैयारी भविष्य की कर लेनी चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। ये वो निजी स्तर पर भी मानते हैं और देश के लिए भी मानते हैं। और इसके प्रमाण के रूप में कुछ बातें कही जाती हैं कि देखिए, भारत एक आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बालेंदु यहाँ अनुप जी सब बैठे हैं, महाशक्ति बन गया है, कि सिलिकॉन वैली पर हमारा कब्जा हो गया है। फिर सुंदर पिचाई के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर दूसरे हमारे कौन है, सत्या नडेला के उदाहरण दिए जाते हैं, और बहुत सारे इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। बताया जाता है कि कैसे 150-200 बिलियन डॉलर की कमाई भारत को केवल आईटी सेक्टर से होती है, ऐसे सेक्टर में जिसमें लगभग 50 से 55 लाख लोग अभी रोजगार उनको मिलता है। तो मित्रों, आईटी सेक्टर जिसने हम सबको और दुनिया को भी एक हद तक चकाचौंध कर रखा है, और उसमें भारत की जो तथाकथित दक्षता है, उसने भारत के 1% लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है। और भारत की आर्थिक ज़रूरतों को उसने एक हद तक तो जरूर मिटाया है, उसने कमाई की है, उसने हमारी आर्थिक लाभ पहुंचाया है, लेकिन उसकी तुलना में भारत की जो कहूँगा 0.5% लोग उसमें हैं, लेकिन जो बाकी 95% लोग जो आईटी में अंग्रेजी के कारण नहीं जा पाए, और अब बालेंद्र जैसे लोग और अब और बहुत सारी कंपनियां भी उनको लाने की कोशिश कर रही है भारतीय भाषाओं के माध्यम से इस तकनीक से में लाने की, उनका जो एक पिछड़ापन, एक जो नए तरह का विभाजन बना है, जिसको हम कई बार डिजिटल डिवाइड भी कहते हैं, जो एक लैंग्वेज डिवाइड भी बन गया है, वो उसका दूसरा व्यापक बहुत बड़ा प्रश्न है। दुनिया में आर्थिक शक्तियां जो बनी हैं, जो देश बने हैं, वो अपने विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के कारण बढ़े हैं। आज भी दुनिया में हम ब्रिक एंड मोर्टर कहते हैं, यानी जो भौतिक साधनों के साथ काम करके, कारखानों में उत्पादन करके जो आर्थिक प्रगति होती है, बिना उसके केवल आईटी से, केवल इस वर्चुअल अर्थव्यवस्था से दुनिया का भी काम नहीं चलने वाला है और भारत का भी काम चलने वाला है। भाषा का तीसरा संबंध मौलिकता से जो है, नवाचार से जो है, उसको भी हम कई बार अंग्रेजी और भाषा के संदर्भ में सोचते हुए भूल जाते हैं। और एक ये भाव और बन गया है लोगों के दिमाग में, अंग्रेजी वालों के दिमाग में तो बैठा ही हुआ है, कि जिसे वो टैलेंट कहते हैं यानी प्रतिभा, वो अंग्रेजी में ही है। और कई बार हमारे लोगों में भी ये बात होता है कि जो अंग्रेजी में बोल रहा है वो ज़्यादा प्रतिभावान है, वो ज़्यादा तेज है, ज़्यादा स्मार्ट है। दुनिया में इतने सारे और भारत में भी शोध हो चुके हैं इन चीज़ों पर, कि उसको मैं एक दिन गिनती करके आपके सामने रखना भी अच्छा होगा, अभी नहीं कर सकता, कि जो हमारा जो भाषा, हमारी अपनी भाषा, उसमें उसका मौलिकता से कितना गहरा संबंध है, मौलिक चिंतन से, मौलिक शोध से और नवाचार से कितना गहरा संबंध है। आज देश में नवाचार को बढ़ाने की बहुत कोशिशें की जा रही है, सरकारी गैर सरकारी स्तर पर। इनोवेशन की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन इनोवेशन, नवाचार पैदा कहाँ से होता है, उसका भाषा से, उसका शिक्षा की भाषा से क्या संबंध है, इस पर विचार अभी बहुत कम हो रहा है। ये मान लिया गया है कि वही नवाचार हमें चाहिए जो अंग्रेजी में हो रहा है, जो अंग्रेजी वाले कर रहे हैं। अब थोड़ा जमीन टूटी है, कोंपलें शुरू हुई हैं। अब हम पाते हैं कि अंग्रेजी से बाहर का जो भारत है, इंडिया से बाहर का जो भारत है, वहाँ से भी अब नवाचार आने लगा है, और उनको अब आगे बढ़ाने वाले कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स भी हो गए हैं, उनको वेंचर कैपिटल भी मिलने लगी है, फंडिंग मिलने लगी है। स्टार्टअप्स यानी नवोद्यमियों की एक नई दुनिया धीरे धीरे आकार ले रही है, और उसमें थोड़ी सी जगह
अंग्रेजी वंचित अपनी अपनी भाषाओं में सोच कर काम करने वाले और जमीनी पहल करने वाले लोगों को धीरे धीरे जगह उनकी बन रही है, लेकिन ये बहुत कम है। अपनी तमाम इस आईटी की तथाकथित महाशक्ति वाले स्थिति और स्टेटस के बावजूद पेटेंट फाइलिंग में भारत की स्थिति बहुत कम है। जो इंडस्ट्रियल पेटेंट्स भारत से दूसरी उनकी जो वैश्विक अगर रैंकिंग आप देखेंगे तो उसमें भारत बहुत कम नीचे मिलेगा। जो वैज्ञानिक पर्चे यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सम्मानित जर्नल्स में, पीयर रिव्यू जर्नल जिन्हें हम कहते हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में, साहित्य को छोड़िए, वहां पर भारत से जाने वाले पर्चे बहुत कम है। भविष्य निर्माण इन चीजों से होता है। हमारे हम मौलिक शोध, मौलिक तकनीकी उत्पाद कितने पैदा कर रहे हैं, पेटेंट्स कितने हमारे यहाँ से दर्ज हो रहे हैं, उन पेटेंट्स के आधार पर औद्योगिक उत्पाद बनेंगे, उनसे उत्पादन बढ़ेगा, उनसे आर्थिक प्रगति होगी। तो केवल आईटी में, क्षमा सहित हमें क्षमा करेंगे बाकी लोग अगर हों, कि केवल साइबर पुलिस बनने से या वो बिल्कुल एक बीपीओ वाला काम करने से, बिजनेस प्रोसेसिंग करने से हम कोई आईटी प्रोडक्ट्स हमने नहीं बनाए। 5 बड़े वैश्विक आईटी प्रोडक्ट नहीं है भारत के पास, संख्या बड़ी है। तो इन चीज़ों के सापेक्ष महत्व को समझना और ये समझना कि हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, शिक्षा व्यवस्था से शुरुआत करके, जहाँ पर किसी भी क्षेत्र और किसी भी भाषा में पैदा होने वाली प्रतिभा को उच्चतम ज्ञान ग्रहण और उच्चतम भविष्य निर्माण की, उच्चतम कौशल ग्रहण की का अवसर मिले और अधिकार मिले। जिस दिन ये होगा उस दिन भारत की प्रतिभा का चमत्कार दुनिया देखेगी। और इन सब के केंद्र में हमारी भाषा नीति, हमारे पूरे हर भारतीय का भाषाओं के प्रति भाव, हमारी सरकार की भाषा नीतियाँ, भाषा व्यवहार, भाषा प्रोत्साहन के क्षेत्र और तरीके, और हम सब का अपनी अपनी भाषा के प्रति जो हमारी सोच है और जैसा हम व्यवहार करते हैं, ये सब उसके केंद्र में है। तो मैं यूँ भाषा को, इन भाषा भ्रमों को, भ्रांतियों को अगर मिटाकर हम अपनी भाषाओं के बारे में एक सही, सम्यक, संतुलित सोच बना सकें, और इस मेरी सोच में अंग्रेजी का स्वीकार्य शामिल है। अंग्रेजी हमारी ज़रूरत है, अंग्रेजी हमें चाहिए, अंग्रेजी बहुत उपयोगी है, मुझे तो बेहद प्यारी है, इसका बहुत लाभ मैंने उठाया है। हमें बहुभाषिकता चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आंकड़े हमें ये भी बताते हैं जनगणना के कि सारे भाषा भाषियों में भारत में सबसे ज़्यादा एक भाषिता और सबसे कम बहुभाषिता हिंदी वालों में है। जहाँ बाकी 13 या ये करीब 80 या 90 के आंकड़े हैं कि 13-14% बहुभाषिता या द्विभाषिता दूसरी भाषाओं में थी भारत में। हिंदी क्षेत्र में, हिंदी में द्विभाषिता केवल 3 या 3.5% थी। आज भी स्थिति वही है। तो हिंदी वालों को भी और हिंदी को भी प्रगति करनी है, हिंदी समाज को भी आगे बढ़ना है, तो उसको बहुभाषिकता भी बढ़ानी पड़ेगी। उसको अच्छी अंग्रेजी भी चाहिए, लेकिन उसको दूसरी भाषाएं भी चाहिए, और दूसरी भाषाओं में एक पुल बनाने में अगर हम कामयाब हो जाते हैं और सभी भाषाओं में एक दूसरे के प्रति और अपने बारे में फैली हुई गलत फहमियाँ और खुशफहमियाँ, इनको हम दूर कर पाते हैं, यानी यह मंच एक संवाद करा पाता है, तो धीरे धीरे ये भाषा भ्रम और भ्रांतियाँ दूर होंगी और भाषाओं की एक सम्यक समझ, अपनी अपनी भाषाओं की सम्यक सापेक्ष शक्ति, प्रतिष्ठा और क्षमताएं, ये एक दूसरे पर उजागर होंगी, और तब हमारी अंग्रेजी निर्भरता थोड़ी कम होगी। तब हम ये समझ सकेंगे कि अपनी भाषा में, अपनी भाषा के ज़मीन पर खड़े होकर भी हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, कोई भी भाषा सीख सकते हैं। और यह कि अगर हमने एक शुद्ध भाषिक परिवेश से आने वाले एक सामान्य मध्यवर्गीय, निम्न मध्यवर्गीय बच्चे को अगर एक अंग्रेजी के माहौल में डाल दिया, तो हम उसकी पूरी बौद्धिक प्रगति को, उसके संवेगात्मक विकास को और उसके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान और आत्मबोध के साथ बहुत गंभीर, गहरा और जीवन व्यापी खिलवाड़ कर रहे होंगे, हिंसा कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ अभी इतना काफी। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने हमारे सामने रखा और खासकर कितना भ्रम फैलाकर हिंदी और भारतीय भाषाओं को पीछे ले जाया जा रहा है और हम लोग भी कितने भ्रम में हैं। कई मुद्दे हमारे सामने हैं जिस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है और खासकर हमें याद आ रहा है कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने ज्ञान आयोग गठित किया था सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में, और उस सेम पित्रोदा जी ने तो ये रिपोर्ट दी थी कि वास्तव में तो भारत के 1% लोग अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए यहाँ पर पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। और उस समय ये प्रश्न उठे थे कि हमारे लोगों को अंग्रेजी पढ़ाएगा कौन, क्योंकि हमारे पास इतने अध्यापक उपलब्ध नहीं थे अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे भ्रम हैं। और पिछली हमारी चर्चा में संक्रांत सानू का भी जिक्र हुआ था, जिन्होंने पुस्तक लिखी है अंग्रेजी माध्यम का भ्रमजाल, और उसमें भी बहुत सारे मुद्दे इस तरह के भ्रम के हैं। खैर अभी समय विस्तृत चर्चा का नहीं है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस आयोजन में इस बार विश्व हिंदी सचिवालय भी सहभागी बना है। तो मैं विश्व जवाहर सचिवालय जवाहर जी एक मिनट, मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर चैट बॉक्स में हम 2-3 प्रश्न ले लें और 10 से 15 मिनट में उनको, क्योंकि प्रश्न हम 2-3 बार से ले नहीं पाए हैं और जी हाँ। ये संवाद का के माध्यम है, तो चैट बॉक्स से अगर हम लोगों से अनुरोध करें कि वो अपना प्रश्न दे दें और फिर उसको 10 से 15 मिनट में आदरणीय राहुल जी उसका उत्तर दें। बिल्कुल ठीक है अनिल जी। मेरे पास इधर सामने सूची तो नहीं है, लेकिन जो सीधे सीधे विषय से संबंधित प्रश्न हो तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो जागरूक यहाँ पर जो हमारे समूह से जुड़े हुए हैं, जो श्रोता हैं, वे जरूर राहुल जी से हमारे जो 3-4 साथी हैं वो प्रश्न कर लें। जी लिख कर कर ले तो ज्यादा अच्छा, चैट बॉक्स में कर ले। पवन कुमार ने प्रश्न किया है, कैसे भारतीय भाषाओं में काम करने से ही आत्मनिर्भर हो पाएंगे? ये पवन कुमार जी का प्रश्न है। ऐसे भारतीय भाषाओं में ही काम करने से एक बार इकट्ठे प्रश्न ले लें, एक बार इकट्ठे ही प्रश्न ले लें। और भी कोई प्रश्न करना चाहता हूं तो बता दें। बड़े विद्वान लोग हैं वैसे इसमें। ये एक प्रश्न और आया था, बहुत अच्छा था कि पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता और उससे लागू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। देखिए, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि भाषा के सवाल पर बहुत सैकड़ों प्रश्न हो सकते हैं। आज जो राहुल जी ने जिस विषय पर बोला है, भाषा भ्रम, अब जैसे पारिभाषिक शब्दावली वाला है, विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये सीधा सीधा अभी वो मतलब अगर भाषा भ्रम से संबंधित जो आज का भाषण है, वक्तव्य है, उससे संबंधित अगर प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। जैसे ये प्रश्न आया है कि ये जो भ्रम को दूर करने के लिए भाषा पुल किस तरह बनाया जा सकता है, ये भ्रम दूर करने के लिए। जी, कोई और? जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, भारतीय भाषाओं में विशेषज्ञ शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है? क्या दोबारा पूछें? भारतीय भाषाओं में विशेषज्ञ शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है? ठीक है। डॉक्टर मधुलता व्यास जी पूछ रही हैं, अंग्रेजी के गीत गाएंगे तो आप हिंदी को आगे आने से नहीं रोक रहे हैं? और आनंद कृष्ण जी का सवाल है, राहुल जी के वक्तव्य में 15वां बिंदु पारिभाषिक शब्दावली के बारे में था, SR। नहीं, इसको समझा नहीं मैं, क्या था? ये आनंद कृष्ण जी का प्रश्न, राहुल जी के वक्तव्य में 15वां बिंदु पारिभाषिक शब्दावली के बारे में था। आनंद कृष्ण जी, आपका सवाल मुझे भी समझ में नहीं आया, अगर आप दोबारा टाइप करेंगे तो मैं बता पाऊंगी। उस बारे में अनिल जी पहले स्पष्ट कर चुके हैं। जी हाँ। नहीं, अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है तो उनका कहना ये है, आनंद जी का, कि वो आज के अच्छा जुड़ा हुआ है।
हाँ, अच्छा, तो जुड़ा कोई हुआ है, बात ठीक है। तो अगर है तो जो प्रासंगिक, उनका सवाल प्रासंगिक है वैसे, प्रासंगिक है, क्योंकि ओके ओके। उसके बारे में राहुल जी ने जिक्र किया है। जी जी एक डॉक्टर एक एक प्रश्न मैं देख रहा हूँ उस पर चैट बॉक्स पर था, क्या राष्ट्र भाषा भ्रम के कारण हिंदी का नुकसान हुआ है? ये एक सवाल राहुल जी ने भ्रम में लिया था। जी, और एक इरा गुप्ता जी मैम पूछ रही हैं, हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, हिंदी भाषियों में उदारवादी नजरिए को बढ़ाना होगा, क्या आप सहमत हैं? मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है आज के लिए। अब इन्हीं प्रश्नों को अनिल जी, एक और प्रश्न डॉक्टर विनय गोदरे जी ने पूछा है, मैं उसको और पढ़ देती हूँ। जी हाँ जी हाँ, डायस्पोरा के बारे में। जी, मॉरिशस तथा अन्य भारतीय डायस्पोरा देशों की हिंदी की मुख्य धारा में स्थान प्राप्त है या नहीं? एक क्या प्रश्न डॉक्टर डायस्पोरा, साकेत सहाय जरा इसको दोहरा दें, जी उन जी, मैं देशों में हिंदी को मुख्य स्थान प्राप्त है या नहीं? जी जी जी, अच्छा, मॉरिशस तथा अन्य भारतीय डायस्पोरा वाले देशों में हिंदी की मुख्य धारा में स्थान प्राप्त है, उनकी जो हिंदी है वहां पे हिंदी की मुख्य धारा में उसे स्थान प्राप्त है कि नहीं है? काफी है, आज अभी इतना रोक लें। जी 7 प्रश्न हो गए। जी, पहला ये था कि भारतीय भाषाओं में ही काम करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं अभी जो हमारी स्थिति है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपने अगर सुना हो कि हमें केवल भारतीय भाषाओं में ही काम करना है और अंग्रेजी को निकाल के बाहर फेंकना, ये ना तो संभव है, ना इस समय उसकी बात करने और उसको सोचने से कोई लाभ है। मैं यथास्थितिवाद नहीं, मैं यथार्थवादी हूँ। जो स्थिति है उसको स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम स्वप्नजीवी नहीं हो सकते और अपनी एक सपनों की दुनिया बना लें और हम सोच लें कि हम केवल भारतीय भाषाओं में काम करें। ये स्थिति 72 साल पहले थी, जब भारत को आज़ादी के बाद ये मौका मिला था कि वो एक ही झटके में भारतीय भाषाओं को उनकी जगह देकर उन्हीं में सब कुछ करता, उन्हीं में जीता, उन्हीं में बढ़ता। और अगर ऐसा होता तो निश्चित ही आज वो कहीं बेहतर स्थिति में होता, लेकिन वो मौका भारत चूक गया। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं, इसलिए अभी हमें भारतीय भाषाओं के महत्व को, काम करने को लगातार बढ़ाते हुए, खूब तेजी से बढ़ाते हुए और बढ़ाने की सारी कोशिशें करनी है। और ये जब ये होगा तो अपने आप अंग्रेजी का महत्व सापेक्ष रूप से कम होता जाएगा। अंग्रेजी गायब नहीं होगी, दुनिया में जो हो रहा है उससे भी परिचित हमें रहना है। और अंग्रेजी सभी देशों में बढ़ रही है, उसका आकर्षण बढ़ रहा है। ये केवल हमारी ही अकेली समस्या नहीं है। मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन बड़े बड़े विकसित देश भी आज अंग्रेजी के बढ़ते प्रभुत्व और युवाओं में उसके आकर्षण से परेशान हैं और अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को लेकर चिंतित हैं। तो वो एक वैश्विक प्रक्रिया है, परिघटना है, उसको अलग से हमें देखना पड़ेगा। उससे लड़ने की स्थिति में हम आज नहीं हैं। हमें धीरे धीरे अंग्रेजी के साथ अपनी भाषाओं को बढ़ाना है। अंग्रेजी को मिटा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, उसको भगा नहीं सकते, लेकिन हम जो हमारे हाथ में है वो ये है कि हम अपनी भाषाओं को बढ़ा सकते हैं अपने जीवन में, और अपने जहाँ जहाँ हमारा अधिकार है वहाँ पर उनका प्रयोग बढ़ा सकते हैं। नए क्षेत्रों में उनका प्रयोग हम तो करना शुरू करें। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे, और आगे एक राजीव जी ने जो प्रश्न पूछा विशेषज्ञों की बात, कि हमारे विशेषज्ञों ने, जिनके ऊपर कोई समस्या नहीं थी, कोई संकट, कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर, हमारे प्राचार्य, आचार्य ये लोग रहे हैं, उन्होंने अपने अपने विषय में 70-72 साल में 70 किताबें भी नहीं लिखी हैं श्रेष्ठ। किसने रोका था उनको? ये तरीका है आगे बढ़ाने का। और इसलिए हमारे छात्र आज मजबूर हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए, जो वो आधे से आधी भी समझ नहीं पाते, ना वो कक्षा में समझते हैं, ना पुस्तकों में समझते हैं, और कई बार उनको आत्महत्या तक करनी पड़ती है। किसी और देश में ये नहीं होता। तो हम अपनी भाषाओं को बढ़ाने लगेंगे तो वो बढ़ेंगी, और अपने आप अंग्रेजी का प्रभुत्व धीरे धीरे और उसके दायरे कम होते जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, पारिभाषिक शब्दावली, मैं अनुरोध करता हूं कि पारिभाषिक शब्दावली पर एक पूरा ही एक चर्चा रख ली जाए एक दिन। संक्षेप में मैंने कहा कि देखिए,
कोई भी विकसित भाषा या विकसित देशों की भाषा बिना पारिभाषिक शब्दावली के नहीं चलती। सारी उच्च शिक्षा क्या बिना पारिभाषिक शब्दावली के हो सकती है? आपने जिस भी भाषा में आपने जो भी विषय पढ़ा हो, मैं नहीं जानता कि आपने क्या पढ़ा, अगर आपने विज्ञान पढ़ा है तो विज्ञान की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है ना, अंग्रेजी की भी है, बाकी सब में है। अगर 80 से 90 लाख की आबादी वाला हमसे 1 साल छोटा देश इजराइल 2000 साल से मृत घोषित भाषा को, अपनी भाषा को, हिब्रू को 2000 साल से वो मृत भाषा थी, उसको हमसे 1 साल बाद वो देश बनकर उसको आज इतनी बड़ी भाषा बना सकता है, इतनी विकसित और समृद्ध भाषा कि उसमें सब कुछ वो अपना हिब्रू में करते हैं, जो उनकी संस्कृत जैसी भाषा है, उनकी लिटर्जिकल लैंग्वेज हो गई थी, यानी वो केवल धार्मिक कर्मकांड की भाषा के रूप में ही जीवित थी, आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी 2000 साल तक। उन्होंने उस हिब्रू को आज उच्चतम शोध की भाषा बनाए। आज सारी दुनिया इजराइल से टेक्नोलॉजी खरीदती है, एडवांस टेक्नोलॉजी खरीदती है, और वो अब मैं इजराइल के बारे में क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने ये पिछले 70-71 साल में 1948 से आज तक उन्होंने किया है, और उसका पूरा एक इतिहास है, तो अद्भुत इतिहास है कि कैसे एक मृत भाषा को न केवल पुनर्जीवित किया जाता है, लेकिन उसको अपने उच्चतम विकास का माध्यम बनाया जाता है। उसको हमको उससे सीखना चाहिए, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और एक दिन मुझे अच्छा लगेगा अगर हिब्रू पर ही और हिब्रू के विकास पर भी हम बात करें, और उससे हमें कई अपने लिए भी सूत्र मिलेंगे। तो ये काम बिना पारिभाषिक शब्दावली के, बिना पारिभाषिक शब्दों को गढ़े या अपनाए हुए ये नहीं हो सकता। एक काम जो हिंदी वालों ने नहीं किया, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, और 351 में जो बात संविधान में हमारी धारा 351 है, उसके निर्देश के बावजूद हिंदी में नहीं किया गया, हमने दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द नहीं लिए। हमारी दूसरी भारतीय भाषाओं के पास बहुत अच्छे, सरलतर, प्रचलित पारिभाषिक शब्द भी हैं। उनसे अगर हम शब्द और अभिव्यक्तियां लेते और लगातार लेते रहते तो हमारी हिंदी भी आज कहीं ज़्यादा समृद्ध हो गई होती, ज़्यादा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ गई होती। हमें नकली जैसे शब्द उतने नहीं गढ़ने पड़ते या अपनाने नहीं पड़ते, लेकिन हमने वो नहीं किया। ये काम आप ये देखिए कि हिंदी वालों ने दूसरी भारतीय भाषाओं में कितना लिखा है। दूसरी भाषाओं वालों ने अपनी भाषा से हिंदी में अनुवाद सबसे ज़्यादा, बहुत बड़ी मात्रा में किए हैं, लेकिन हिंदी वालों ने, हिंदी क्षेत्र में पैदा हुए लोगों ने, हिंदी वालों ने दूसरी कितनी भाषाओं में लिखे हैं, अनुवाद किए हैं। बहुत अंतर है दोनों। तो अगर हमने ये दो भाषाओं के बीच में ये संवाद होता, और ये शुरुआती दशकों में हिंदी के जो मठाधीश थे, हिंदी के जो नीति निर्माता थे, उन्होंने ये सक्रिय रूप से ये प्रक्रिया की होती दूसरी भाषाओं से संवाद करने की, और शब्दों के लेन देन की, उनसे शब्द लिए होते, उदारता दिखाई होती और दूरी न बढ़ती होती, केवल हिंदी का रात ना आलापा होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और एक जो अगला सवाल था कि भाषा पुल कैसे बने, यही तरीका है भाषा पुल बनाने का। और मैं चाहता हूं कि इस मंच से या एक कोई और मंच हो जहां पर हम सारी भाषाओं के बीच में एक संवाद शुरू करें, और वो संवाद मैं बता दूं कि केवल हिंदी में नहीं होगा, और कुछ दिनों बाद मैं अंग्रेजी में इन चीज़ों पर बोलने वाला हूं अपने अंग्रेजी वाले भारतीयों के लिए, क्योंकि ये हम शर्त नहीं लगा सकते कि आप जब तक मेरी हिंदी में नहीं आएंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। राहुल जी, त्रिभाषा फार्मूला क्या पुल बना सकता है? निश्चय ही, इसीलिए बनाया गया था। त्रिभाषा फार्मूला को 1967 के 63 या 67 में देश के सभी मुख्यमंत्रियों ने स्वीकार किया था। उन्होंने ही उसका निर्माण किया था, वही ढूंढ के लाए थे इस फार्मूला को। 68 में किया था, 1968 जी। उसमें दक्षिण के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। ये उन्हीं की उन्हीं का विचार है, ये हिंदी वालों ने नहीं बनाया। लेकिन ये उनकी शिकायत जायज है कि उन्होंने अपने अपने प्रदेशों में तो इसको लागू किया, लेकिन हिंदी क्षेत्रों में हमने संस्कृत को ले लिया, और संस्कृत पे नंबर ज़्यादा मिलते थे, तो इसलिए हमारे गुरुजी लोग भी उसमें उसको प्रोत्साहित करने लगे, सब लोग करने लगे कि उसको सीख लो, उसमें नंबर ज़्यादा दे भी दिए जाते। धोखेबाज मानते हैं। सही बात है, हमने धोखा किया है उनके साथ, हम लोग महसूस स्वीकार करते करना हैं होगा। दक्षिण में बैठकर इस बात को।
ये और सच है हिंदी प्रदेशों में अंग्रेजी समाप्त कर दी गई। जी। तो बहुत, क्योंकि दिक्कत यह है कि भारतीय राज्य, उसको अगर हम संपूर्णता में देखें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, तो उसने भाषा के बारे में, शिक्षा में भाषा के महत्व के बारे में गंभीरता से चिंतन करना संविधान सभा के उस विमर्श के बाद छोड़ दिया। और जो अंतिम बहुत उच्च स्तरीय चिंतन और मंथन भाषा और समाज को लेकर हुआ था, मैंने पिछली बार बताया था, वो 1967 में हुआ था शिमला में। पूरे एक शिमला का जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है, अध्ययन संस्थान, उसमें एक सप्ताह का विमर्श हुआ था, जिसमें हिंदी से अज्ञेय जैसे लोग थे, और जिसमें वीके कन्नड़ से वीके गोकाक जैसे लोग थे, उसमें सुनीति कुमार चटर्जी जैसे लोग थे, उस समय बहुत बड़े बड़े लोग, राधा कुमार मुखर्जी जैसे लोग थे, जो उस समय देश के प्रमुखतम, वरिष्ठतम, श्रेष्ठतम विद्वान थे। एक हफ्ते उन्होंने साथ रहकर उन लोगों ने जो भाषा और समाज, यही उसका शीर्षक था, मैंने वो पुस्तक दिखाई थी पिछली बार, उसकी इतनी मोटी रिपोर्ट है जो मुझे संयोग से सौभाग्य से मिल गई है। मैं उसको देखता हूँ और चकित हो जाता हूँ उसके स्तर पर, उसके मंथन की गहराई पर। ऐसा दूसरा कोई प्रयास 1967 के बाद से इस देश में नहीं हुआ। तो इसके लिए अब हम किसको दोष दें, किसके सामने रोएं? हम सब इसके साझे दोषी हैं, हमारे पिछली पीढ़ियां दोषी हैं। और आज भी हम वो गहरा संवाद नहीं कर रहे हैं। आज भी सारी भाषाओं के लोग मिलकर इस प्रश्न पर विचार नहीं कर रहे हैं। यह आपको क्या आश्चर्यजनक नहीं लगता? मुझे तो महान आश्चर्य लगता है। सारी भाषाएं धीरे धीरे विलुप्त की ओर बढ़ रही हैं, सारी भाषाएं धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, लेकिन सब अकेली लड़ रही हैं उससे, अकेले चिंतित हैं, और उनमें से ज्यादातर हिंदी को दोष दे रही है इसके लिए। अंग्रेजी से के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा, किसी के मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती। अंग्रेजी को सबने स्वीकार कर लिया है, और अब हिंदी खलनायक बन गई है इन भाषाओं के लिए। इस स्थिति के आने में कुछ हम लोगों का भी तो योगदान है, हिंदी वालों का। हमने अपनी ओर से बड़प्पन दिखा के, अपने को थोड़ा विनम्र करके, थोड़ा छोटा करके, हमने उनको मान दिया है क्या? कितना दिया? कहाँ है? कौन से मंच हैं? कहाँ पर हुआ ऐसा? तो ये कठिन सवाल है दोस्तों। तो भाषा पुल भी ऐसे ही बनेगा मित्रों, और वहां पर अंग्रेजी में बात होगी या लोग अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे, और उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ। राजीव रावत का था विशेषज्ञ शिक्षण सामग्री जो विशेषज्ञों ने नहीं बनाई, तो मैंने उसका उत्तर दिया है। ये मैं इसको पाप कहूँगा, और कोई शब्द नहीं है मेरे पास। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की जो दुर्दशा आज है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो हमारे शिक्षक और हमारे प्राचार्य, महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालयों के। ये वो लोग हैं जो हिंदी और भाषा माध्यम से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, उसी संघर्ष से होकर गुजरे हैं, लेकिन अंग्रेजी का अभ्यास करते करते उसमें इतने बैठ गए हैं और इतने निवेशित हो गए हैं कि अब उसी से गुजर रहे अपने बच्चों, अपने छात्रों की मदद करने के लिए वो कुछ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने पिछले 72 साल में नहीं किया। उन्होंने किताबें लिखी हैं तो केवल अंग्रेजी में लिखी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिकती हैं, ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, क्योंकि जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं जिनसे उनको अंक मिलते हैं, उनके करियर और नौकरी में उनको प्रोन्नतियाँ मिलती हैं, वो सब अंग्रेजी में होता है। भारत सरकार का भी दोष है, लेकिन उसी सरकार ने इन सभी विषयों में मौलिक भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए कई कई लाख के पुरस्कार भी चला रखे हैं। योजनाएं ये आज भी हैं। तो जो जिनको लिखना था, जो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा नहीं। किताबें जो लिखी भी गई, ऐसा नहीं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। किसने पिछली बार कहा था कि 16 या 17 भाषा अकादमियां, ग्रंथ अकादमियां हैं इस देश में, अलग अलग राज्यों की। शायद 17 ग्रंथ अकादमियां हैं। 19 जी। और उन ग्रंथ अकादमियों ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ इन तमाम विषयों पर निकाले हैं, मौलिक पुस्तकें लिखी हैं, मैंने भी कुछ देखी हैं, अद्भुत हैं। हिंदी में भी बहुत ही श्रेष्ठ पुस्तकें लिखी गई। लेकिन पुस्तक लिखना तो एक काम है, लेकिन उनको अपनाना, उनको विश्वविद्यालयों में लेना, उनके माध्यम से पढ़ाना, उनको बच्चों को बताना कि इस किताब को पढ़ो, ये भी तो शिक्षकों का ही काम है। ये वो नहीं करते। और अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि ये कौन सा एक विराट जो मिली भगत का धंधा बना हुआ है, पुस्तक खरीद वाला विश्वविद्यालय, वो एक अलग विषय है।
मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका परिणाम ये हुआ है कि पुस्तकें जो लिखी गई उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, उनको लोगों ने अपनाया नहीं, इसलिए लोगों का उत्साह भी ठंडा हुआ, लोगों ने लिखा नहीं, और लोगों ने लिखा नहीं तो लोगों ने पढ़ाया। कुल मिलाकर वो एक दुष्चक्र बन। लेकिन आज भी ये काम होना चाहिए, ये आज भी किया जा सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि संतोष जी ने इसका पिछली बार उल्लेख किया था कि संतोष जी जैसे लोग भी हमारे कुछ विरल लोग हैं हमारे पास, जो अकेले अपने बल पर बिना सरकारी मदद के ये काम इतने बड़े स्तर पर इतनी उत्कृष्टता के साथ कर रहे हैं। अंग्रेजी गाएंगे तो हिंदी कैसे बढ़ेगी? अगर मेरी सारी बातचीत से जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा आपको ये लगा कि मैं अंग्रेजी गा रहा हूँ, उसका गुणगान कर रहा हूँ, तो भाई मेरी ही कमी है, मैं ये बात नहीं कह सका आपको। और एक शायद नई भ्रांति को मैंने जन्म दिया है। मैं अंग्रेजी का गुणगान करता हूँ क्योंकि अंग्रेजी गुणी है, वैसे ही जैसे संसार की हर भाषा गुणी है। मेरी हिंदी भी गुणी है, मैं हिंदी का भी गुणगान करता हूँ। और अभी अंग्रेजी की तुलना में, हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा सामग्री है, ज़्यादा शोध हो रहा है, और ज़्यादा वो सब संसाधन मौजूद हैं जिनके किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, देश को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत होती है। तो भारत को, मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे देश को, हमारे देश को ज्ञान चाहिए ना। वो ज्ञान जहाँ से भी मिलेगा, जिस भी भाषा से मिलेगा, हमको लेना पड़ेगा, हमको लेना चाहिए। तो हम अगर केवल हिंदी में ही रहेंगे तो मुझे आप बता दें कि फिर हिंदी में मुझे अगर जानना हो कि अद्यतन भौतिकी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या साइबर सिक्योरिटी में, जेनेटिक्स में, और जो बहुत नई चीज़ें आ रही हैं, इनमें जो अद्यतन शोध अगर मैं जानना चाहूँ, ज्ञान चाहूँ, तो मुझे हिंदी में मिल जाएगा क्या? क्या हिंदी को और हिंदी जगत को ये ज्ञान नहीं चाहिए? तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें बहुभाषी होना है, हमें बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है, केवल द्विभाषी ही नहीं, बहुभाषी। हम जितनी भाषाएं सीख सकें उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जिन जिन भाषाओं में ज्ञान निर्माण हो रहा है संसार में, हमें उन सब भाषाओं से ज्ञान लेने की क्षमता बनानी चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ा एक अनुवाद तंत्र होना चाहिए जो इन सब, जैसे ही अद्यतन चीन में है ये तंत्र, चीन ने ये विकसित किया, 3 महीने के भीतर दुनिया की जो नई से नई ताज़ी शोध की पुस्तक आती है किसी भी तरह की, उसको वो अनुवाद कर लेते हैं और अपने यहाँ जारी कर देते हैं, उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये तंत्र विकसित करना पड़ेगा, भारत ने ये नहीं किया। क्यों हिंदी समृद्ध होगी? राष्ट्रभाषा भ्रम से हिंदी का नुकसान हुआ है क्योंकि पहली बात तो ये तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, ये तथ्य नहीं है। तो हम अपना अज्ञान प्रकट करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। दूसरा, जो दूसरी भाषाओं के लोग हैं, उनको ये सुनकर बुरा लगता है, उनको चिढ़ होती है। काफ़ी लोग जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन जब हिंदी वाले राष्ट्रभाषा कहते हैं तो पहले से ही एक जो अंतरधारा बना दी गई है पिछले 80 सालों में हिंदी के विरोध में, उसको प्रबल होती है, वो ज़्यादा प्रखर और मुखर होती है, और इससे उन्हें हिंदी का विरोध करने के लिए एक और तर्क मिलता है। इसलिए राष्ट्रभाषा के इस नारे ने हिंदी का कोई भला नहीं किया, नुकसान किया है। और अब भी हम जितनी राष्ट्रभाषा की बात करेंगे उससे हमें लाभ कोई नहीं होगा, नुकसान निश्चित ही होगा। इसलिए थोड़े दिनों के लिए मेरा अनुरोध है कि हिंदी वालों को राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करना स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने का विचार और सुझाव भी अहिंदी भाषियों से आया था, तभी वो स्वीकार्य हुआ था संविधान सभा में। गांधी जी से आया था, दक्षिण से आया था, राजगोपालाचारी से आया था। हिंदी वाले हिंदी की बात करेंगे तो फिर दूसरों को दिक्कत होगी। इतनी बुनियादी मनोविज्ञान की समझ हमको होनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न था डायस्पोरा देशों में हिंदी का। मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर जानकारी और समझ वाले लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर विनोद जी स्वयं उपस्थित हैं, वो बता सकते हैं। मैं मॉरिशस तो नहीं गया हूँ कभी, लेकिन एक विश्व हिंदी सम्मेलन में ट्रिनिडाद टोबैगो में ज़रूर गया था, उसको भी 10-15 साल हो गए। मैंने वहाँ पे पाया कि विश्व हिंदी सम्मेलन की
60% कार्रवाई अंग्रेजी में हुई थी मित्रों। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा टिप्पणी की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन सभी डायस्पोरा देशों में हिंदी की स्थिति लगातार कमज़ोर हो रही है। उसका कोई आधिकारिक दर्जा हो या ना हो, कुछ जगह पर वो है, एक राजभाषा है, लेकिन हो या ना हो, लेकिन धीरे धीरे युवा पीढ़ी जो भारत में हो रहा है उससे अलग डायस्पोरा देशों में कैसे हो सकता है, ये बहुत सामान्य सी बात है। जब हमारी युवा पीढ़ी हिंदी से दूर हो रही है, अंग्रेजी की ओर भाग रही है खूंटा तोड़ा कर, तो वो तो दूसरी दुनिया में, वो तो उस पश्चिम की दुनिया में ही रहते हैं, उसी के अंग हैं, उसी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। तो वहाँ ये उम्मीद करना कि अपनी मूल जड़ों से में उखड़ती हुई हिंदी वहाँ पर मजबूत हो रही होगी, ये थोड़ी नादानी होगी। वहाँ हिंदी ज़्यादा चलने वाली नहीं है, ज़्यादा बचने वाली नहीं, ये दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी का। बहुत सारे प्रश्नों के आपने उत्तर दिए और राहुल जी निश्चित रूप से हमारी जो अगले विमर्श होंगे उसमें राहुल जी जुड़े रहेंगे, तब हम और भी बहुत सारे चर्चा इस बारे में करेंगे। मैं विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव आदरणीय विनोद जी से निवेदन करूंगा कि इस विमर्श में अपनी बात कहें। विनोद जी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। विनोद जी, विनोद जी से निवेदन है। जी हाँ विनोद जी। नमस्कार आदरणीय राहुल जी, आदरणीय जोशी जी, हमारे अनुज मित्र दाधी जी और जितने हमारे मित्र जुड़े हैं इस चर्चा में। राहुल जी को जब भी सुनते हैं तो भ्रम भ्रांति और जो भ्रमों का जो जाल है या जो भाषाओं का अंग्रेजी भाषा का इंद्रजाल है उसमें उलझ कर रह जाते हैं। तमाम दुखती रग पर राहुल जी ने हाथ रखा। मैं जिस सचिवालय में काम करता हूं उस सचिवालय में कितने प्रतिशत काम हिंदी में होते हैं ये मैं अगर न कहूं तो अच्छा है। विश्व हिंदी सम्मेलनों की तरह यहाँ भी वही स्थिति है, रही है। शासी परिषद और कार्यकारी बोर्ड की जो बैठकें होती हैं उसकी कार्यसूची, कार्यवृत्त अंग्रेजी में बनते रहे हैं। पिछली बार सुषमा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, संयोग से मैं हिंदी की कार्यसूची लेकर गया था और वो कार्यसूची उन तक न पहुंची, अंग्रेजी के पहुंच गई। उन्होंने मुझे कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर आप हिंदी के प्रोफेसर हैं, मुझे बताया गया था कि कार्यसूची और कार्यवृत्त सब कुछ हिंदी में होंगे, कहाँ है? तो मेरे पास जो और कॉपी थी मैंने दी, उसकी प्रतिलिपि दे दी, मतलब देख लीजिए यही है। फिर मैंने अपनी बातें की कि इसके पहले अंग्रेजी में ही सब कुछ होता था और जो एक्ट बना उसमें भी कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ कि अधिक से अधिक हिंदी में काम हो जहां तक संभव हो। ये जो शब्द जोड़ दिया जाता है इसका फायदा उठाते हैं हम लोग। पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन में ग्रुप बना था विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का, तो उसमें इस कर्मचारी को भी शामिल किया गया था, विनोद मिश्र को। केवल मैं उस ग्रुप में हिंदी में लिखता था, बाकी सब लोग अंग्रेजी में लिखते थे। ये सब बड़े प्रश्न हैं और ये वैश्विक भ्रम हिंदी को लेकर बना रहे। हिंदी वालों के ऊपर जो भी आक्षेप लगे हमें सुनने सहने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि राहुल जी की तरह बेबाक टिप्पणी करूं। सरकारी नौकरी करता हूं, सच बोलूंगा तो सूली पर चढ़ा दिया जाऊंगा। तो 1-2 साल बाद जब लौटूं यहाँ से तो सच बोलूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और मुझे लगेगा अभी भी वक्त है, मैं बार बार अपनी विनती करता हूं और आप लोगों से भी करता हूं कि विश्व हिंदी सचिवालय को
केवल एक सरकारी दफ्तर बना के न छोड़ा जाए। ऐसा न हो कि हिंदी के विफलताओं का ध्वंसावशेष बन के रह जाइए। सुंदर भवन से हिंदी विकसित नहीं होगी। बहुत सुंदर भवन बना है, बड़ा अच्छा आर्किटेक्ट है। ढेर सारी दिक्कतें रही हैं, लेकिन हमारी सोच में, राहुल जी ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन सारा दोष हम हिंदी भाषियों को क्यों? कौन आगे आएगा? सवाल तो यह है। भारतीय भाषाओं के लोगों को आगे आने के लिए कोई तो मंच हो। कोई ऐसा मंच नहीं है, या मंच बन भी जाए तो क्या सरकारें मानने को तैयार हैं? अंग्रेजी का वर्चस्व, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ी असहमति मुझे भी है, अंग्रेजी कभी ज्ञान की भाषा रही नहीं। मैं तो बार बार सोचता हूं कि जो ज्ञान के ग्रंथ अंग्रेजी में है उसमें जो मूल विचार थे, जिसे हम बारूद कहते हैं, अंग्रेजी को मैं बंदूक की नली मानता हूं, लेकिन बारूद किसी और भाषा का है, विचार किसी और भाषा से आए हैं, लेकिन उस नली ने सारा श्रेय ले लिया। तो आप सब विचार करें, और मुझे नहीं लगता कि भारत की भाषाएं ज्ञान का ग्रंथ देने में अक्षम रही हैं। जब बहुत अच्छी बात की राहुल जी ने कि जब हिब्रू मरी हुई भाषा के रूप में थी और वो जिंदा हो गई, तो हमारे देश में संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी तो बहुत बाद में आती है। ठीक कहा आपने, हिंदी मेरी भी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम तो कहते हैं। अभी मॉरिशस की बात हो रही थी, मैं तो इस मत से सहमत नहीं हूं कि प्रवासी साहित्य को लेके प्रवासी हिंदी क्या होती है। इसे हम भारत से इतर हिंदी मान सकते हैं और उसे समान दर्जा दिया जाना चाहिए। कम से कम मॉरिशस के जो हिंदी लेखक हैं वो भारतीय हिंदी लेखकों से कमतर उनकी रचनाएं नहीं है, अच्छा लिखते हैं। नई पीढ़ी की समस्या जरूर है, जो भारत की समस्या है। हिंदी के लोगों ने, जब हिंदी प्रेमी सरकारें जो इस समय देश में है, प्रदेशों में है, वहां जब मैं देखता हूं कि सरकारी हिंदी माध्यम सरकारी प्राथमिक विद्यालय, कौन सी नीति है? जिस विद्यालय में हमारी 3 पीढ़ियों ने पढ़ाई की थी, अभी मैं गांव गया था तो देखा वो अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय हो गया। उसमें पढ़ने वाले नितांत गरीब घर के बच्चे हैं, जो ठीक से भोजपुरी भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी सिखाई जा रही है। तो हम इसे अंग्रेजी और अंग्रेजी बनाम हिंदी का विवाद न मानते हुए हम अपनी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करें। बिल्कुल राहुल जी ने ठीक कहा। और दक्षिण के लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी, गांधी से लेकर राजगोपालाचारी तक की बात आपने की। वहीं दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना हुई, लोग गांव-गांव जाके हिंदी सिखाते थे, लेकिन ऐसा क्या बीच में हुआ? तो भाषा विवाद को स्थान न देते हुए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी को भी काम करना होगा। और हिंदी को अधिक क्या मिल गया है? बैठे हुए अनिल जी, अगर बाध्यता न हो सरकारी कर्मचारियों की, भारत सरकार की बात कर रहा हूं, ये लोग हिंदी में काम नहीं करेंगे। ये 343 से 351 से डरते हैं, इसलिए हिंदी में काम करते हैं। और 1 महीने पखवाड़ा हिंदी मास मनाते हैं, या पखवाड़ा मनाते हैं, सप्ताह मनाते हैं। और बोलने वाले आते हैं तो हिंदी डे पर बोल के चले जाते हैं। हिंदी दिवस नहीं, हिंदी डे पर बोलते हैं। तो हम मजबूरी में हिंदी लिखते पढ़ते बोलते हैं। सचिवालय का 80 से 90% काम अंग्रेजी में होता है। मैं अगर हिंदी में पत्र लिख के भेज देता हूं तो मुझे अंग्रेजी में अनुवाद लिख के भेजना पड़ता है। तो 2 काम मैं क्यों करूं? मैं मांगूंगा कि अनुवादक दीजिए, हो सकता है गलत अनुवाद में कर दूं, फिर क्या होगा? और भारत की न्यायपालिका कह चुकी है कि अंग्रेजी के फैसले सही होते हैं, हिंदी के फैसले गलत होंगे, या भारतीय भाषाओं में जो फैसले होंगे गलत होंगे। जब देश की न्यायपालिका नहीं मानती है भारतीय भाषाओं की शुद्धता शुचिता को, तो हम आप कौन होते हैं? अंग्रेजी के ही फैसले मान्य क्यों होंगे, हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के क्यों नहीं? बड़े सवाल हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठा दीजिए तो अवमानना की नोटिस आ जाएगी आपके पास। ये तमाम विषय है। और चूंकि मैं सहयोगी संस्था के रूप में आदरणीय अनिल जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने सचिवालय को जोड़ा। और जब हम सहयोगी संस्था के रूप में होते हैं तो सिर्फ या तो स्वागत कर देते हैं या तो धन्यवाद ज्ञापन कर देते हैं। थोड़ी सी ढिठाई मैंने की है,
मुझे आप लोग क्षमा करेंगे, लेकिन मेरे मन में भी पीड़ा है। मैं भी हिंदी का ही विद्यार्थी हूँ, हिंदी का अध्यापक हूँ। यहाँ से लौटूंगा, इतिहास मुझे भी माफ नहीं करेगा। जब लोग पूछेंगे कि क्या किया आपने 5 साल, और पूछने वाले तो है ही, भारत में पूछने वाले बहुत हैं, करने वाले कम हैं। ये सवाल पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा, तो मेरे पास भी कोई उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पीठ को सहारा देने के लिए सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। मुझे बिठा दिया गया है, जैसे घर गांव में पूजा होती है, उस दिन घर के बूढ़ों को हाथ में अक्षत फूल देके बैठा दिया जाता है कि अब आप बैठ जाइए, बाकी घर के लोग और काम करते हैं, पूजा में बैठ। तो पिछले 5-4 वर्षों से मैं पूजा में बैठा हूँ, यहाँ मेरे हाथ में फूल अक्षत दे दिया गया है और संकल्प दे दिया गया है, और मैं 5 रुपए डाल के मुट्ठी बंद करके बैठा हूँ हाथ जोड़ के कि ये संकल्प कब पूरा हो और मैं अपने वतन को लौटूं। अभी भी वक्त है, आप लोग वहां बैठे हुए हैं, सचिवालय को बचाइए, सचिवालय को जिंदा कीजिए। सचिवालय डायलिसिस पर है, सचिवालय निर्गुण से सगुण से निर्गुण की यात्रा पर निकल चुका है। जब मैं आया था तो 12 कर्मी थे, अभी 6-7 बचे हैं। मैं लौटूंगा तो शायद 1-2 ही रह जाए। 30 की क्षमता है, और साझे की संस्था के साथ बड़ी दिक्कत है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ की सरकार, मॉरिशस की सरकार तो मेरा सुन भी लेती है, भारत की सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि मुझे डिप्लोमेटिक चैनल से पत्र लिखना पड़ता है, और वो पत्र कहाँ जाता है, क्या होता है, पता नहीं। पिछले 3 वर्षों से कर्मी नहीं है यहाँ। हिंदी को हम वैश्विक स्तर पर कैसे ले जाएंगे? जो पीछे पीछे कुछ काम है, 2-4 पत्रिकाएं निकलती हैं, न्यूज लेटर निकलता है, बस वही हो रहा है। बस वही एकादशी है, पूर्णमासी है, कुछ कर दीजिए। तो हिंदी की एकादशी, पूर्णमासी, और जबकि अमावस्या का शिकार है हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति कृतज्ञता, और कुछ कटु वचन कह रही हूं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। अब बगैर कोई टिप्पणी किए, चूंकि समय भी बहुत हो रहा है, मैं अनिल जी से कहूंगा कि वे समाहार करें, और चूंकि अब वे एक नए रूप में हमारे सामने, खासकर एक ऐसे संस्थान जो केवल भारत का नहीं, मैं तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मानता हूं, क्योंकि बहुत सारे देशों के विद्यार्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ने आते हैं। उसके कई क्षेत्रीय केंद्र हैं, और भारत के बाहर भी उसके केंद्र हैं। तो अनिल जी से मैं कहूंगा कि वे अपने दृष्टिकोण से, अपने अनुभव से, और इस हमारा जो विमर्श 3 है उसका समाहार करें। अनिल जी। धन्यवाद जवाहर जी। समय की जो मर्यादा है वो हम लोगों के लिए काफी समय हो गया, तो इसलिए बहुत समय मैं नहीं लूंगा। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो राहुल जी का धन्यवाद, जो हमारी भाषाई चेतना को लगातार झकझोर रहे हैं, हमको जगा रहे हैं, और अब से नहीं, पिछले काफी वर्षों से, मैं कहूँगा कि लगभग 2 दशक से इस चेतना को फैलाने का काम कर रहे हैं, और आज भी उन्होंने हम सबको बहुत सारे बिंदुओं पर हमें झकझोरा है। अगर ये पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक जेनोसाइड जो उन्होंने दिखाई, तो ये भाषा की हत्या नहीं, संहार है, और जो विश्व में नहीं हो रहा, भारत में भी हो रहा है, हमारे घर में भी हो रहा है, हमारे परिवार में भी हो रहा है। अगर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं तो हमारी दृष्टि नहीं। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि पिछली बार संतोष तनेजा जी ने भी जो पुस्तक है संक्रांत सानू वाली, उसका उल्लेख किया था कि दुनिया के 20 जो बहुत आधुनिक और प्रौद्योगिकी संपन्न और औद्योगिक देश हैं, उसमें से 16 देशों की जो भाषाएं हैं, 16 देश अपनी भाषाओं में काम करते हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, कोरिया हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो। तो ये इस बात को दिखाता है कि जिन देशों के जो विचारक और चिंतक दृष्टि संपन्न थे, उन्होंने इस खतरे को जाना कि हम अगर एक भाषा की तरफ अपनी भाषा के को नहीं माध्यम बना पाएंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। परंतु जो इतनी दृष्टि नहीं थी जहाँ पर, वहां पर ये जैसे राहुल जी ने कहा कि 75 देशों में लिंग्विस्टिक जेनोसाइड की हम बात कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी भाषाओं को, मैं फिजी में रहा हूँ, मैंने देखा है कि अगर फिजी की अपनी भाषा की बात करें तो बोली से बढ़कर उसके ज्यादा मान्यता नहीं, तो अपनी भाषा को उनको कोई स्थान नहीं मिला। तो उस तरह से जैसे राहुल जी ने कहा कि
1967 में अंतिम एक इस पर भाषा और समाज करके विचार हुआ था। शायद वही समय था जिस समय आंदोलन भी एक जो बड़ा भाषा को लेकर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में हुआ था। तो वो 50 साल से ज्यादा का समय हो गया और हम लोग लगभग सो रहे हैं, उसके बीच में छुटपुट कुछ हुआ। तो ये समय है कि हम भाषा नीति पर और भाषा चेतना पर दोबारा से काम करें। और राहुल जी का आज का उद्बोधन उस दृष्टि से बहुत ही प्रेरक था। जो प्रश्न है वो भी उससे जुड़े हुए थे। आदरणीय विनोद कुमार मिश्र जी ने जो आज कहा, हमें उनकी बात को ठीक संदर्भ में समझना होगा। जो उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है वो कोई किसी के प्रति आक्रोश नहीं है, बल्कि हम विश्व हिंदी सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को और सशक्त करें और सुदृढ़ करें, ये इस तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। और भारत से जो अपेक्षा की है, हम सब लोग कोशिश करें कि उनकी जो बात है वो ठीक स्तर पर जाए और उसमें जो आवश्यक सुधार है वो हो। और मैं उनका विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने बिल्कुल तत्काल मौखिक आधार पर, उस समय तक फाइल भी अप्रूवल नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छी बात है और मैं तो मन से सोचता हूँ कि विश्व हिंदी सचिवालय की कोई सकारात्मक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो बहुत अच्छा है इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सब लोग, जो वैश्विक हिंदी परिवार और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं और विश्व हिंदी सचिवालय को मिलने से इस आपस में इस कार्यक्रम को और इस संवाद को और गरिमा मिली है। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। जो विद्वान और विदुषी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये लोग वो कोर ग्रुप है जो कि एक टीम बन रही है, जो कि भाषा चेतना वाले, आप उनको कार्यकर्ता कहें, विचारक कहें, चिंतक कहें। और हम चाहते हैं कि ये अपने आप में एक सुनने वाले ना हो, अपने अपने व्हाट्सएप समूहों में, फेसबुक पर, हर जगह इसका प्रचार करें और ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से, इस आंदोलन से जुड़े, उसका प्रयास करें। जहां तक मेरे को जो नई जिम्मेवारी मिली है उसकी बात है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के जो सुझाव विचार हो उनका स्वागत है। जरूर जिस पर जिस तरीके से संभव हो सकेगा हम काम करेंगे। मैं आदरणीय पद्मेश जी से अब जवाहर जी कहें, औपचारिक धन्यवाद करें और समाप्त करें। पद्मेश जी हमारे इस विमर्श के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं। पद्मेश जी से निवेदन है कि भाई आभार सबका माने। पद्मेश जी। जी हाँ पद्मेश जी। जी हाँ, नमस्कार, धन्यवाद जवाहर जी। ये एक आज दूसरी बहुत सार्थक गोष्ठी हुई भारतीय भाषा विमर्श की। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा जोशी जी को, जिनकी परिकल्पना से और जिनके पूरी श्रम से, संयोजन से ये संभव हो पाया है कि हम लोग इतनी सार्थक गोष्ठियाँ कर सकें। राहुल देव जी से मेरी बहुत इच्छा हो रही है एक प्रश्न पूछने की, और ये मेरा भी भ्रम है और भ्रांति है। और मुझे लगता है कि ये भारत की जो नई पीढ़ी है जो जन्म लेती है, मेरा 10-12 वर्षों तक तो वो जानती ही नहीं है कि अंग्रेजी कोई बाहर की भाषा है, वो उसको भारतीय भाषा ही समझती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद हम लोग अंग्रेजी के पड़े हुए हैं, अगर उसे भारतीय भाषा ही मान लें। और जो भारत में साहित्यकार लिख रहे हैं, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो हम अगर शेक्सपियर और कीथ के साहित्य की जगह हम पवन वर्मा और चेतन भगत और ऐसे बहुत लिख रहे हैं अंग्रेजी में, उस साहित्य को ध्यान दे तो शायद भारतीय संस्कृति के विषय में और भारत के विषय में अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और मैं बहुत अच्छा लगा जब राहुल जी ने ये कहा कि जो यथार्थ है वो यही है कि हम सभी भाषाओं को साथ लेके चलें और आगे बढ़ें। और शायद इस पर एक बार और चर्चा हो सकती है कि अगर हम अंग्रेजी को वास्तविक रूप में देखें तो जैसे लगता ही है कि अंग्रेजी अब एक भारतीय भाषा है। जिस प्रकार से अमेरिका, अनुमति हो तो मैं इसका जवाब दे दूं। जी जी, मैं एक मिनट पूरी करूं राहुल जी इस अपने भ्रम को। जैसे अमेरिका में कहते हैं कि वहां पर वो अंग्रेजी नहीं बोलते, अमेरिकन बोलते हैं, इसी प्रकार सूरीनाम में वो हिंदी बोलेंगे लेकिन कहेंगे ये सरनामी है। तो हाँ जी राहुल जी, तो इस प्रकार से मेरे मन में ये भ्रम आया। नहीं, भ्रम नहीं, आपने बहुत अहम बात उठाई और मैं आपसे सहमत हूँ। कई बार मुझसे नाराज हो जाते हैं कई लोग, कई हमारे राष्ट्रवादी मित्र नाराज हो जाते हैं जब मैं भी कहता हूँ कि भाई अब ये अंग्रेजी को विदेशी भाषा कहना हमें छोड़ देना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके संविधान की भाषा है।
आपका सारा काम, आपका पूरा देश उसमें चल रहा है, तो वो विदेशी नहीं रही उस तरह से। लेकिन अब वो भारतीय भाषा है, लेकिन वो एक अभी भी अधिक 90% भारतीयों के लिए एक पराई भाषा है, एक पराये और अपरिचित परिवेश की भाषा है, और आक्रांत करने वाली वर्चस्ववादी भाषा है। ये उसकी आज की स्थिति है। तो उसको भारतीय भाषा स्वीकार करते हुए भी उसकी ये जो वर्चस्व है उसका, ये उसको बाकी सारी भाषाओं से एक अलग और बहुत ऊपर की श्रेणी में बिठाती है, एक ऐसे सिंहासन पर जो अब सारी भाषाओं के लिए खतरा बन गया है। मैं स्वयं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं सहमत हूँ इस बात से कि अंग्रेजी साहित्य में भी हमें, और अंग्रेजी जब हम पढ़ाएं तो उसमें अब हमें चौसर को और मार्लो को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। उसका कोई मतलब नहीं है। जिनको अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पढ़ना है वो उसको जरूर पढ़ें, लेकिन जो अंग्रेजी में जो भारत में लिखे जा रहे हैं उसमें, मैंने राजा राव को, जो भारतीय लेखक थे शुरू में, उनको अंग्रेजी एमए में पढ़ा, लेकिन इनकी आर.के. नारायण को पढ़ाया जाता है, राजा राव को पढ़ाया जाता है, और भी लोग हैं। हमें सलमान रुश्दी और इन सबको भी पढ़ाना चाहिए, पढ़ाया जा रहा है कई जगह। तो ये बढ़ना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पद्मेश जी कि भारत में अंग्रेजी का एक विमर्श, अंग्रेजी शिक्षण में एक विमर्श ये चल रहा है कि अंग्रेजी का भारतीयकरण होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षण का भी भारतीयकरण होना चाहिए, और उसका भी औपनिवेशिककरण होना चाहिए, डीकॉलोनाइजिंग उसको किया जाना चाहिए, डीकॉलोनाइज किया जाना चाहिए। तो ये अंग्रेजी विमर्श के आंतरिक विमर्श उसमें चल रहे हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है वहाँ पर। लेकिन उससे अंग्रेजी का वर्चस्व और उसकी जकड़ जो इस देश और उसके मानस पर है, वो घट नहीं रही, वो बढ़ रही है। तो आप उसको विदेशी माने या भारतीय माने, उससे कोई व्यावहारिक अंतर ज्यादा पड़ने वाला नहीं। धन्यवाद राहुल जी। इसीलिए मैंने कहा कि एक परिचर्चा का एक अलग विषय हो सकता है। जैसे आप कोई भारत का अंग्रेजी अखबार उठाएं तो आपको उसमें सैकड़ों हिंदी के शब्द मिलेंगे, तो पूरी की पूरी अंग्रेजी नहीं होती। तो एक तरह से अंग्रेजी का भारतीयकरण हो ही गया है। इसके साथ साथ ये जो वैश्विक परिवार की जिसकी परिकल्पना अनिल जी ने की और संयोजन किया, ये वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्वरूप में इसका विस्तार होता जा रहा है और हम देखते जा रहे हैं। मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा ये विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस जिसने इससे जुड़ाव किया, और साथ में विश्व की अनेक संस्थाओं जिनके सहयोग से और जिनके कामों से ये संभव हो पा रहा है कि हम जूम के माध्यम से जो नए द्वार खुले हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम सब जुड़ पा रहे हैं। इसमें अक्षरम भारत, हिंदी भवन भोपाल की संस्था है, निर्बाध भारत, वातायन हमारी यूके की संस्था, हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा, झिलमिल अमेरिका, विशंभरा अमेरिका, सिंगापुर संगम, कविताई सिंगापुर। इन संस्थाओं के योगदान के साथ साथ ये सिर्फ नाम ही नहीं छपे हैं हमारे निमंत्रण में, और सिर्फ आभार मैं यूं ही नहीं दे रहा हूँ। आप सब लोगों की सूचना के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आज आयोजन हुआ है, ये यहाँ इंग्लैंड में मैं बैठा हूँ, मेरा जूम अकाउंट है, लेकिन इसे होस्ट कर रही है शीतल जैन जी सिंगापुर से, और उसके साथ सिंगापुर से ही श्रद्धा जैन जी को होस्ट कर रही हैं, और साथ में अनूप भार्गव जी अमेरिका में बैठकर भी इसको संचालित कर रही है। यदि आप पार्टिसिपेंट देखेंगे वो भी को होस्ट हैं, और बोहर बहुगुणा जी भारत से। तो इतना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आयोजन ऐसा है कि इतने देशों से लोग बैठे हुए और बाकायदा अपने अपने देशों में बैठे हुए पूरा आयोजन कर रहे हैं। तो इस सब के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विमर्श के साथ। आभार आप सबका।